हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल बच्चों? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरे को फटाफट से बताओ, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? साफ सुथरी आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो, हमको बेटा क्या करना है, हमको बेटा अपना लास्ट यूनिट 5.6 खत्म करना है इस सेशन में। 1 घंटे से भी कम का टाइम लगेगा और फटाफट से हम कर लेंगे इसको समाप्त। ओके? यस। ओहो, 1 मिनट रुको। हेलो हेलो हेलो। बच्चों, पावर कट हो गई है तो हमारे पास है पावर बैकअप थोड़ा बहुत। कितना है? तीन तीन लाइन है बेटा मेरे पावर बैंक में। तो मेरे पावर बैंक में बेटा 3 लाइन है, 3 लाइन। तो उसके पहले हमको ये लीडरशिप खत्म करना है। बोलो, कर लेंगे खत्म? फटाफट से बताओ, कर लेंगे खत्म? सिर्फ 3 डंडी है मेरे पावर बैंक में। क्या उतने दिन में हम लीडरशिप खत्म कर लेंगे? बोलो हाँ, लीडर टाइप बात करो। बोलो हाँ, इट इज पॉसिबल। जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो वाला एटीट्यूड लेके आओ। जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो वाला एटीट्यूड लेके आओ। हाँ भैया, इट इज पॉसिबल। यस, इट इज पॉसिबल। लॉ दोपहर को है। लॉ की क्लास दोपहर को है। ओके? है ना? अभी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट वीडियो आ जाएगी। है ना? अर्जुन सर की दोपहर को है ना लॉ की क्लास। ओके? हाँ भैया, चलो कर लेंगे। चलो फटाफट से लीडरशिप चैप्टर। अभी तो आप लोग फ्रेश माइंड से हो। मैं आपको फटाफट बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। आपको मेरी बातें ध्यान से सुनना है। और जितने भी पोर्शन मेरी बुक में हाईलाइटेड है उतनी पोर्शन जो है वो एमसीक्यू प्रोन एरिया आप कह सकते हो। ठीक है? जितने पोर्शन मैंने हाईलाइट करके रखे। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है डेफिनेशन लीडरशिप का मतलब क्या होता है? किसी को इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस करना, जैसे कि पॉलिटिशियंस होते हैं। पॉलिटिशियंस में बताओ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या करते हैं लोगों को? जो रैलियां कंडक्ट करते हैं उसमें वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं? कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। तो दैट इज नोन एज लीडरशिप। कि वो एक लीडर है और वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। इन्फ्लुएंस फॉर व्हाट? इन्फ्लुएंस टू जॉइन अ कॉमन गोल। इन्फ्लुएंस टू जॉइन अ कॉमन गोल, कि आप मेरे साथ एक कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़े। ठीक है? वैसे ही देखो, यहां पर क्या होता है, हमारा जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट होता है, वो लीडरशिप स्किल्स पोजेस करता है। जहां पर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को और वर्कर्स को मोटिवेट करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ आगे बढ़ो। वो उनको इन्फ्लुएंस करता है। किस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करता है? कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। इस तरीके से कि आपके पर्सनल गोल भी मीट हो रहे हो। और सिंपल शब्दों में काम निकलवाता है। सिंपल शब्दों में मैनेजर जो है वो एम्प्लॉइज से और वर्कर से काम निकलवाता है, उनको इन्फ्लुएंस करके। ठीक है? अब वो इन्फ्लुएंस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को। लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे सारे बच्चे। तो बेटा ये चैप्टर जितने अच्छे से समझ में आएगा उसका डबल अच्छा हो जाएगा। ओके? हाँ भैया, लाइक करने से ऐसा होता है, बिल्कुल पॉजिटिविटी आती है ना उससे। देखो, डायरेक्टिंग द एम्प्लॉइज इंक्लूड एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करना। देखो, डायरेक्टिंग का मतलब बता रहे हैं ना, एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करना, लीड करना, मोटिवेट करना और कम्युनिकेशन करना।
अब सुपरविजन हम पढ़ चुके, कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके, हमको इस चैप्टर में पढ़ना है लीडिंग और मोटिवेशन कैसे होता है ना। डायरेक्टिंग के अंदर 4 कंपोनेंट है, तो उसमें से अब हमको 2 पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, आपका एक लीडिंग है और दूसरा है मोटिवेशन। चलो फटाफट से देखो, लीडरशिप एक प्रोसेस है डायरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। आपको ये ध्यान रखना है इन्फ्लुएंसिंग, आपको ये ध्यान रखना है लीडरशिप क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग टास्क रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप मेंबर। सबऑर्डिनेट और फॉलोवर अपन बोलते हैं उन लोग को जो हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, हमको जिनको इन्फ्लुएंस करना है वो हमारे फॉलोवर्स हैं, वो हमको फॉलो करेंगे, वो हमको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन लीडर्स एंड ग्रुप मेंबर्स, ठीक है, यहाँ पर अनइक्वल होगा। क्यों अनइक्वल होगा, क्योंकि लीडर के पास बहुत ज्यादा पावर्स होंगी, लीडर यहाँ डिसीजन मेकर भी हो सकता है, और जो सबऑर्डिनेट होंगे वो उनकी बातें मानेंगे बस, ठीक है। इन्फ्लुएंस फॉलोवर्स बिहेवियर ऑफ वे, ठीक है, तो फॉलोवर्स कैसे बिहेव करेंगे उसको इन्फ्लुएंस करने को अपन बोलते हैं लीडरशिप। Leadership may be defined simply as influence. Okay, the art and process of influencing people so that they will strive willingly towards the realization of common goals. उनको इन्फ्लुएंस करना था कि कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़े, यही सारी बातें मैंने आपको शुरू में भी बोली। एसेंस ऑफ लीडरशिप क्या है, फॉलोवरशिप। एक मार्क्स से एमसीक्यू आएगा, द एसेंस ऑफ लीडरशिप इज, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल सबऑर्डिनेट, फॉलोवरशिप, ये सब लिखा रहेगा, आपको फॉलोवरशिप टिक करके आना है। एसेंस ऑफ लीडरशिप इज फॉलोवरशिप, एसेंस ऑफ लीडरशिप इज फॉलोवरशिप। ओके, यस। लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक उसकी पर्सनल क्वालिटी कि वो पर्सनली कैसा है। एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स, भाई फॉलोवर्स होने चाहिए तब तो लीडर बन पाओगे, फॉलोवर्स नहीं तो लीडर कैसे बनोगे। नो लीडरशिप विदाउट फॉलोवर्स। कॉमन गोल होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूअस लोगों को इन्फ्लुएंस करना होगा। मेरे को एक बात बताओ, क्या पॉलिटिशियंस एक बार आके रैली करके लोगों को इन्फ्लुएंस करके चले जाते हैं? क्या उसके बाद साल साल बाय साल लोग क्या एक ही पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं क्या? कि एक वो आता है, क्या बोलते हैं, अरे अ, जब तुम लोग एग्जाम्पल देना होता है तभी मेरे दिमाग से वर्ड स्लिप हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कि लोग बोर हो जाते हैं एक पार्टी से तो लोग दूसरी पार्टी में स्विच हो जाते हैं। याद नहीं आ रहा मेरे को, तुम लोग बताओ। बताओ। और अभी मैं आधे घंटे पहले ही मैं मम्मी से डिस्कस कर रहा था पॉलिटिकल डिस्कशन, तो मैं उसको यूज किया था वर्ड को। अरे दल बदल नहीं यार, एकदम अच्छा प्यारा सा शब्द है इंग्लिश में, इंग्लिश में। नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे को याद आएगा तो मैं बता दूंगा तुम लोग को, ठीक है, कि कैसे जैसे राजस्थान में हुआ इस बार। राहुल बोल रहे रिप्लाई दे दो। चलो छोड़ो, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है अभी। चलो देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो। भैया कोरिलेशन रिग्रेशन का भी रिवीजन ले लो, हो चुका है उसका रिवीजन। प्लीज टेल मी द लेवल ऑफ एग्जाम, मैंने मॉड्यूल क्वेश्चंस, मॉड्यूल रीडिंग एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं, क्या वो सफिशिएंट है? हाँ, इट इज सफिशिएंट फॉर पासिंग द एग्जाम, इट इज सफिशिएंट। ओके, चलो, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, पूरे क्वेश्चन मॉड्यूल से आ गए, तब तो आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, 60 प्लस 70 प्लस। चलो देखो, ओके, अब देखो लीडरशिप स्टाइल विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। देखो अलग अलग सिचुएशंस में लीडरशिप स्टाइल चेंज होंगे। पूछो कैसे? मान लो आपके सबऑर्डिनेट्स उतने स्किल्ड नहीं है, आपके सबऑर्डिनेट उतने स्किल नहीं है, तो वहां आप सेंट्रलाइज अप्रोच लोगे। क्यों? ऑटोक्रेटिक अप्रोच लोगे। क्यों? क्योंकि वहां आपका भाई जो सबऑर्डिनेट है वो स्किल नहीं है, तो उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। तो अगर उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो अगर आप उसको पावर दे दोगे तो उल्टा पुल्टा डिसीजन ले लेगा ना, तो आपको यहाँ पर ऑटोक्रेटिक लेना पड़ेगा। पर मान लो आपके सबऑर्डिनेट स्किल्ड है, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम लोग मेरे सबऑर्डिनेट हो, ठीक है, और मैं तुमको कोई काम करने बोला, बच्चों एक काम करो नोट्स बना के लाओ, या बच्चों एक काम करो क्वेश्चन बैंक बनाओ अपने हिसाब से, तो अब यहाँ पर तुम लोग स्किल्ड हो। कैसे? क्योंकि तुम खुद सीएमए कोर्स कर रहे हो, तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, अब तुम इंटर में आ गए हो। अगर मैं तुमको फाउंडेशन वाले काम करने बोलूंगा तुम ऐसे कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ तुम स्किल्ड हो, तो यहाँ मैं तुमको अथॉरिटी दे सकता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूँ। तो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। लीडरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है लीडिंग, इसका मतलब होता है मैनेजिंग।
यहाँ पर आप लीडर और फॉलोवर वाली बात करते हो पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पर आप सुपीरियर सबॉर्डिनेट वाली बात करते हो, ठीक है। यही एक मैनेजरल फंक्शन है और ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर क्या होता है? पहला, वो फिजिकल एनर्जी होना चाहिए और उसके अंदर स्टैमिना होनी चाहिए लीडरशिप की। इसका मतलब उसकी पर्सनालिटी, चार्मिंग मैनर, एबिलिटी टू वर्क हार्ड होना चाहिए उसके अंदर। दिन रात वो एक करके काम कर सके, उसका पॉजिटिव, उसके अंदर से एंथुसियास्टिक एकदम एनर्जी आ रही हो, फ्लो कर रही हो उसके अंदर से एनर्जी, मजा आ जाए देख के, ठीक है। इंटेलिजेंस होना चाहिए भाई, इंटेलिजेंस नहीं होगा तो लीडर किस बात का, ठीक है। एवरेज, उसके सबॉर्डिनेट से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए उसके पास, ताकि वो उस ज्ञान को आगे लोगों को बांट सके, ठीक है। ओके, साइंटिफिकली एनालाइज एक्यूरेटली, इंटरप्रेट क्लियरली, कंसाइजली और प्रॉब्लम फेस बाय द ग्रुप, ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एक लीडर के पास होनी चाहिए। विजन होना चाहिए भाई, फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सके, फ्यूचर देख सके, दिव्य दृष्टि, तीसरी आंख होनी चाहिए उसके पास फ्यूचर देखने के लिए, समझे। इनिशिएटिव वही लेगा, किसी भी चीज का इनिशिएटिव लीडर ही तो लेगा और तभी तो चीजें आगे बढ़ेगी। तो इनिशिएट सुटेबल सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन प्रॉपर टाइम। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि वो सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट कर सके, उनका मोराल बूस्ट कर सके, क्योंकि उसके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो उसके सबॉर्डिनेट्स तो गए फिर, ठीक है। और अ कंफ्यूज लीडर में कॉज अ डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन और द ग्रुप। और ओपन माइंडनेस और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ऐसा नहीं एकदम रिजिड पर्सनालिटी डिक्टेटर टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि हाँ मुझे काम करवाना है अपने सबॉर्डिनेट से और अच्छे से करवाना है, ठीक है। और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा कि कहाँ से लोग कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, ओके बोलो यस, हाँ जी। लीडरशिप स्टाइल्स, अब देखो लीडरशिप स्टाइल ना चार चीजों पे बेस्ड हो सकती है। अथॉरिटी के बेसिस पे, मैक्सिमम मिनिमम यूज ऑफ पावर इन्फ्लुएंस के बेसिस पे, मैनेजर ग्रेड जो ब्लेक और मोटॉन ने दिया था, और सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट बाय रेंकिस लिकर्ट। तो सिंपल शब्दों में आप लिकर्ट से याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े नाम वाले क्वेश्चन अगेन फिर से आएंगे, पर उसके अंदर की कंटेंट से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अथॉरिटी के बेसिस में ना आपको तीन टाइप के दिखेंगे, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और फ्रीलांस। सिंपल है, ऑटोक्रेटिक मतलब डिक्टेटर। हिटलर को जानते थे? हिटलर, हिटलर को जानते हो ना, HITLER। भैया हिटलर का एग्जांपल क्यों ले रहे हो? हमारे पास है ना किंग जोंग उन, है ना, हमारे पास है ना, हमारे पास कौन है? किंग जोंग उन, किंग जोंग उन। तो किंग जोंग उन कौन है? ऑटोक्रेटिक लीडर है, सिर्फ अपनी बात सुनता है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग करता है। सुनो, सेंट्रलाइज, साउंड का प्रॉब्लम है क्या आज भी? साउंड का प्रॉब्लम है क्या कि क्लियर है? बताओ भैया प्लीज, एक बार एग्जाम के लेवल बताओ ना। मैंने थोड़ा मॉड्यूल मॉडल टेस्ट स्टडी मटेरियल किया, इतना सफिशिएंट है? हाँ मैंने बोला ना दी थी, यस इट विल सफिशिएंट टू पास योर एग्जाम। ओके चलो देखो, सुनो सुनो, इधर देखो, इधर देखो। ऑटोक्रेटिक लीडर कौन है? किंग जोंग उन। पार्टिसिपेटिव लीडर कौन है? जो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लेगा। ऑटोक्रेटिक कौन है? आज शाम को 5 बजे क्लास होगी, भाड़ में गया तुम्हारा। 5 बजे तुमको क्या जॉब में जाना है? 5 बजे तुमको कहीं भी जाना है? 5 बजे तुमको घर का काम है? 5 बजे तुमको हॉस्पिटल जाना है? मैं नहीं जानता, 5 बजे होगी मतलब 5 बजे होगी। ऑटोक्रेटिक लीडर। पार्टिसिपेटिव लीडर, बच्चों चैट बॉक्स में बताओ तो तुम लोग कब फ्री हो, तो हम लोग एक कॉमन टाइम डिसाइड कर लेते हैं, तो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, हम एक बीच का रास्ता निकालेंगे। सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, हम एक बीच का रास्ता निकालेंगे। पार्टिसिपेटिव लीडर, फ्री रैन, तुम लोग खुद डिसाइड कर लो, मेरे को बता देना। तुम लोग के बीच में आपस में जो भी आपसी सहमति से तुम लोग खुद ही डिसाइड कर लो, खुद ही डिसाइड कर लो, फिर मेरे को बता देना। फ्री रैंक। बोलो अच्छे से समझ में आया तीनों में डिफरेंस? तीनों में डिफरेंस समझ में आया? पहले में मैं ऑर्डर दिया इतने बजे होगा मतलब इतने बजे होगा, काम खत्म, ठीक है। दूसरे में मैं बोला कि चलो मिलके डिसाइड करते हैं, तुम लोग बताओ फिर मैं डिसाइड कर लूंगा, तुम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ फिर मैं डिसाइड कर लूंगा। तीसरे में मैं पूरा तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, मैं बोला आपस में तुम लोग डिसाइड कर लो, मेरे को इन्फॉर्म कर देना, मैं फ्री हूँ 24 घंटा, तुम आपस में डिसाइड कर लो, है ना, और फिर मेरे को बता देना, ठीक है। यस, चलो तो देखो अब फटाफट से एक बार देखते हैं। ऑटोक्रेटिक में कंप्लीट कंट्रोल सबऑर्डिनेट से छीन लिया जाएगा, ठीक है। एन ऑटोक्रेट लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट, मतलब सबऑर्डिनेट्स के पास कोई पावर नहीं है। यहाँ पूरा सेंट्रलाइज अप्रोच है, इसमें सारे डिसीजन वो खुद लेगा, कोई कंसल्टेंसी नहीं होगी सबऑर्डिनेट से, कोई नहीं होगा। डोमिनेटिंग कैरेक्टर है इसका। कौन सा कैरेक्टर है? डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग कैरेक्टर मतलब कौन? वो क्या नाम है, नहीं पता, छोड़ो। ही लव्स पावर एंड नेवर गेट्स डेलीगेटेड, उसको पावर बहुत पसंद है और इसको अपने पावर को एक्सेस करने में बहुत मजा आता है। इसको अल्फा मेल है ये। कौन है? अल्फा मेल है। फ्री रेन बताया तो, फ्री रेन है जो तुम्हारे ऊपर छोड़ देगा, सब तुम्हारे ऊपर छोड़ देगा, तुम डिसीजन ले लो, मेरे को इन्फॉर्म कर देना, अपने हिसाब से ले लो तुम डिसीजन, ठीक है, अपने हिसाब से तुम ले लो डिसीजन। ओके, ये होता है फ्री रेन। चलो, है ना, अल्फा मेल है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रिवॉर्ड्स, और यहाँ पर ये रिवॉर्ड सिस्टम और थ्रेड सिस्टम यूज करता है। कौन सा? अगर आप अच्छा काम किया आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, और अगर आप खराब काम किया आपको पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक है। अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड मिल जाएगा, खराब काम किया तो पेनाल्टी लग जाएगी। अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड, खराब काम किया तो पेनाल्टी। एडवांटेज क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग होगा,
मैं तुरंत बोल दूंगा 5 बजे क्लास है, आना आना, मत आना मत आना, रिकॉर्डेड देख लेना। क्विक हो गया ना डिसीजन मेकिंग। बताओ अगर मैं अभी डिस्कस करने बैठूं बहुत टाइम लग जाएगा, 5-10 मिनट लग जाएगा। मैं बोल दिया 5 बजे क्लास है, जिसको आना आना, नहीं आना मत आना, रिकॉर्डेड देख लेना। क्विक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन टू द लीडर, लीडर सेटिस्फाइड है, वाह मेरे पास तो बड़ी पावर है यार, मजा आ रहा है मेरे को जीवन में। ठीक है। लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट जब लेस कॉम्पिटेंट हो तब ये अच्छा होता है, क्योंकि अगर सबऑर्डिनेट लेस कॉम्पिटेंट है तो उनके पास वैसे भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है, तो वहां पर भाई अच्छी बात है कि लीडर ही पावर रखे। डिसएडवांटेज क्या है? फ्रस्ट्रेशन, लो मोरल। बताओ तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना भैया, ये तो गलत बात है, अपने हिसाब से करते हो हर चीज। हमारा तो आप देखते ही हो, हमारा कॉलेज रहता है, हमारे घर के काम रहता है, हमारे हिसाब से चीजें नहीं करते हो, अपने हिसाब से करते हो। तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाएगा। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव श्रिंक अप होने लग जाएगी। फुल पोटेंशियल सबऑर्डिनेट कभी यूज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास पोटेंशियल है पर हम उनको ताकत ही नहीं दे रहे हैं, तो कभी उनका पोटेंशियल यूज नहीं हो पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी यहाँ पर थ्रेटन हो जाएगी। ठीक है। कब ये अप्रोप्रिएट है, ये ध्यान में रखो, अप्रोप्रिएट कब है, कब अप्रोप्रिएटेड है। ऑटोक्रेटिक लीडर कब अप्रोप्रिएट होगा? जब आपके सबऑर्डिनेट्स अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड और सबमिसिव नेचर के हैं। ठीक है, तब ये बेटर है। ओके। चलो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव में क्या होगा? वो कंसल्टेशन करेगा, पार्टिसिपेशन लेगा सबऑर्डिनेट्स का। चलो तुम लोग बताओ क्या टाइमिंग तुमको सूट कर रही है, फिर अपन डिसाइड करेंगे। डिसेंट्रलाइज करेगा अथॉरिटी को और सबऑर्डिनेट्स को अलाउ करेगा अपनी पावर शेयर करना। मेजॉरिटी ओपिनियन फॉलो होगी यहाँ पर। मेरे को बताओ कैसा पॉसिबल है कि हर बच्चे को मान सके अपन? सुनो सुनो सुनो, कैसा पॉसिबल है कि हर बच्चे की टाइमिंग को अपन मैच कर सके? नहीं पॉसिबल है, पर हम मेजॉरिटी फॉलो करेंगे। जैसे मेरे को ब्रेक लेना होता है तो मैं क्या बोलता हूँ, बच्चों बताओ किसको किसको ब्रेक चाहिए, तो वहां पर जो मेजॉरिटी बोलती है अपन वो फॉलो करते हैं, तो यहाँ मेजॉरिटी रूल चलता है। फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एक्सप्रेशन है, सजेशंस को लिसन करते हैं, ग्रीवेंसेस और ओपिनियंस, ग्रीवेंसेस को सॉल्व करते हैं और ओपिनियंस ऑफ सबऑर्डिनेट लिया जाता है। एडवांटेज क्या है? जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, मोराल बढ़ेगा, कल्टीवेट करेगा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स की डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगा, मल्टीप्लाई करेगा एबिलिटी को थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोवर। पॉजिटिव एटीट्यूड है लीडर का, रेजिस्टेंस ऑफ चेंज जो है उसको कम करेगा, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट्स हैं हम लोग उनकी भी बात सुन रहे हैं, तो रेजिस्टेंस किस बात का। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी, लेबर एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा, लेबर टर्नओवर भी कम हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है ना, डिस्कस करने में बहुत टाइम लगेगा, डिले हो जाएगा डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा जब सबऑर्डिनेट जो है वो मिनिमम इंटरेक्शन प्रेफर करते हैं, तब यहाँ पर मतलब सबऑर्डिनेट चाहता ही नहीं लीडर से बात करना, तो दिक्कत है। अब मान लो लीडर है, उसकी आदत हो गई है कि नहीं अब तो मैं डिस्कस करके डिसीजन लूंगा, तो ये भी दिक्कत है। मान लो जब सबऑर्डिनेट नहीं है तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। इंटरप्रेट एज साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंसी, ऐसा भी हो सकता है लोग सोचे कि यार लीडर इनकॉम्पिटेंट है यार, अपने सबऑर्डिनेट लोगों से पूछता है, कैसा फालतू लीडर है, इसको खुद नहीं आता कि ये सब काम करना, अपने सबऑर्डिनेट से पूछता रहता है बताओ कैसे करूं कैसे करूं, तो ऐसा लोग सोच सकते हैं। पासिंग द बक टू अदर एंड educating responsibilities, और finally considerable communication persuasive skills on the part of the leader is required at the same time, और अगर ये नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। when the goal is job satisfaction, employee have a high need of independence, consultative style may be more effective। तो ये इस सिचुएशन में जब सबऑर्डिनेट जो है एजुकेटेड है, स्किल्ड है, और क्या बोलते हैं लीडर उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, उस केस में ये वाला जो है वो प्रिफरेबल है। बोलो क्लियर? यस बोलो भैया, आपकी वजह से मेरा अकाउंटिंग एंड मैथ्स का बेस स्ट्रांग हो गया, अब लग रहा है फाउंडेशन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा यार, सबका फाउंडेशन हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है। ओके, नोटिफिकेशन आ जाएगा, अरे अभी अनाउंसमेंट वीडियो आ जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है। चलो इधर देखो इधर देखो, फ्री रेन और लेजिस फेयर। अब इसमें भाई लीडरशिप बोलता है मैं कुछ करूंगा ही नहीं। हाँ क्या? अच्छा वो प्रोजेक्ट देखना है, तुम लोग देख लो यार, देख लो अपने हिसाब से कर लो जो करना है, मेरे को बाद में इन्फॉर्म कर देना। हाँ हाँ ओके ओके, वेल डन। हाँ अच्छा वो मल्होत्रा का प्रोजेक्ट, अपने हिसाब से कर लो ना तुम लोग यार, तुम लोग तो जानते हो यार, ये सब एक्सपीरियंस हो तुम लोग, कर लो अपने हिसाब से कर लो, मेरे को बाद में हो जाएगा तो बताना, हो जाएगा तो एक फाइल ला के टेबल पर रख देना, बाकी देख लो तुम। ये है फ्री रैन। कौन है फ्री रैन? ठीक है। ये क्या ये क्या करता है? पूरा डेलीगेशन कर देता है, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन, द फ्री एंड लीडर अवॉइड पावर, इसको पावर चाहिए ही नहीं, रेलिंक्विश कर देता है अपनी लीडरशिप पोजीशन, जाओ तुम लोग करो, जाओ तुम लोग अपने हिसाब से कर लो। ही सर्व ओनली एज अ कांटेक्ट टू ब्रिंग द इंफॉर्मेशन सोर्स नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट, सिर्फ एक बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है बस, और इसका कोई काम नहीं। इसका एडवांटेज क्या है? जॉब सेटिस्फेक्शन, मोराल बढ़ेगा ऑब्वियसली, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है, क्योंकि पूरा काम तो सबऑर्डिनेट ही कर रहा है, सुपीरियर तो बैठ के सो रहा है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ सबऑर्डिनेट होगा यहाँ पर।
ठीक है, सबॉर्डिनेट डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ लीडर। यहाँ लीडर से सबॉर्डिनेट को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो सो रहा है ना बैठ के, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। लीडर कंट्रीब्यूशन जस्ट एज ऑटोक्रेटिक स्टाइल इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सबॉर्डिनेट। ठीक है, और सबॉर्डिनेट में मूव डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क एट अ क्रॉस पर्पस व्हिच में डीजनरेट इनटू केओस। ओके, केओटिक सिचुएशन बनाएंगे क्योंकि सबॉर्डिनेट अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, यानी समझ जाओ जितने सबॉर्डिनेट उतने बॉस हो गए। अब सिंपल शब्दों में जितने सबॉर्डिनेट है उतने ही बॉस है। केओटिक सिचुएशन। बताओ चैट बॉक्स में कई बार तुम लोग आपस में लड़ने लगते हो ना एक दूसरे से, है ना, भाई तू ये कर ले, भाई तू ब्रेक ले ले, भाई तू सो जा, भाई तू एग्जाम मत दे, लड़ने लगते हो ना चैट बॉक्स में एक दूसरे से। तो ये क्या है, केओटिक सिचुएशन हो गई ना। जब तुम्हारे हाथ में डिसीजन मेकिंग आती है तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, तो केओस क्रिएट हो जाता है। देखो अब लीडरशिप कॉन्टिन्यूम के बेसिस पे क्या होता है, देखो रेंज ऑफ पॉसिबल लीडरशिप स्टाइल होता है। कॉन्टिन्यूम का मतलब क्या होता है कि एक रेंज बना दी गई है, इस रेंज से इस रेंज तक बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल है, इस रेंज से इस रेंज तक बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल है। ठीक है, तो रेंज ऑफ पॉसिबल लीडरशिप स्टाइल एट द लेफ्ट एंड, मतलब याद रखो लेफ्ट एंड में होगा ऑटोक्रेटिक, और जैसे जैसे धीरे धीरे आप राइट में शिफ्ट होते जाओगे, जैसे जैसे ये लेफ्ट है यहाँ ऑटोक्रेटिक है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे राइट में शिफ्ट होते जाओगे, ये बहुत सारे लीडरशिप के स्टाइल्स हैं। आप जैसे जैसे राइट में जाते जाओगे आपको कौन सा मिलते जाएगा, फ्री रेन मिलता जाएगा। कौन मिलता जाएगा, फ्री रेन। ओके, फ्री रेन मिलता जाएगा, फ्री रेन। ठीक है, as one move from the left extreme to the right extreme the degree of control goes down and the freedom subordinate goes up। तो याद रखना लेफ्ट साइड में एकदम ऑटोक्रेटिक रहता है, धीरे धीरे तुम राइट हैंड साइड में आते जाओगे तो तुम सही काम कर रहे हो। राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है, याद कैसे रखोगे इसको, तुम राइट हैंड साइड की तरफ आ रहे हो मतलब तुम राइट काम कर रहे हो, राइट काम कर रहे हो, तो तुम धीरे धीरे इधर आ रहे हो तो तुम फ्री रन बनते जा रहे हो। क्या बनते जा रहे हो, फ्री रन। कॉन्टिन्यूम मतलब होता है ऋषिधि रेंज, एक रेंज है पूरे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन लीडरशिप कॉन्टिन्यूम मतलब एक पूरा रेंज है, कंटिन्यूअस वे में एक रेंज है पूरा। ठीक है, अब उस रेंज के अंदर ये 60 टाइप आते हैं, इसको आप रीड करके आगे बढ़ना। इस 60 टाइप में वही एक्सप्लेन किया है। पहले होगा एकदम ऑटोक्रेटिक, ए जैसे बोल रहा हूं वैसे कर चुपचाप, ठीक है, कोई इधर उधर की बात मत कर। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, अपना डिसीजन मेकिंग तो सुना देगा, पर ठीक है थोड़ा बहुत सबॉर्डिनेट की बातें सुन लेगा, अच्छा अच्छा ओके ओके, पर उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग भी नहीं करेगा, बस सुन लेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तुम लोगों को, ओके। नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़ेगा, उनकी प्रॉब्लम सुन के थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन कर लेगा अपने प्लानिंग्स में, डिसीजन में। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा, उन लोगों को इन्वॉल्व कर लेगा डिसीजन मेकिंग में। तो ऐसे कर करके आपके 7 स्टेजेस यहाँ दे के रखे हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअम, इसी को बोलते हैं 7 डिफरेंट स्टेजेस, कि 7 स्टेज में कैसे आप एक ऑटोक्रेटिक हो, ठीक है, जो अपने आप को नंबर 1 समझता है, जो अपने आप को नंबर 1 समझता है ऑटोक्रेटिक हो, और जिससे बढ़ते बढ़ते आप 7 में फ्री रेन तक पहुंचोगे। ये देखो फ्री रेन, फ्री रेन तक आप पहुंचोगे, तो इसका पर्पस रीड करके आगे बढ़ना। ओके, चलो। While choosing the appropriate style, a manager should consider the following factor। तो appropriate style कौन सा होगा, इन सातों में से कौन सा स्टाइल मैं अप्लाई करूं, ये मैनेजर सोचते टाइम क्या क्या चीजों को कंसिडर करेगा। तो मैनेजर के अंदर क्या फोर्सेस है, जैसे कि कॉन्फिडेंस सबॉर्डिनेट के ऊपर उसको है कि नहीं, अगर कॉन्फिडेंस है तो फ्री रेंज चूज करेगा, कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऑटोक्रेटिक चूज करेगा। इंक्लिनेशन कैसा है, टॉलरेंस कैसा है, मतलब कितना कितनी मुद्दे में उसके टॉलरेट कर सकता हूँ। सबॉर्डिनेट्स का क्या एटीट्यूड है यहाँ पर, ठीक है, इंडिपेंडेंस है या नहीं, ठीक है, टॉलरेंस क्या है एम्बिग्यूटी की, विलिंगनेस है कि नहीं, भाई सबॉर्डिनेट चाहता भी है कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जैसे मान लो मैं तुमको बोला बच्चों नोट्स बना के लाओ, ठीक है, बच्चों नोट्स बना के लाओ, मैनेजमेंट के तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर हो गया, पर तुम्हारा मन ही नहीं है, तुम बोल रहे हो भैया अभी तो फाउंडेशन खत्म हुआ है, 6 महीने से पढ़ रहे थे, आप अभी हमको फिर से पढ़ाई का काम दे रहे हो, तो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करने का मन ही नहीं है, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करने का मन ही नहीं है। तो ऐसे में मैं तुमको काम बोलूंगा तो अगर तुम कर भी दोगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट, कि नहीं यार भैया बोल रहे चलो कर देते, तुम काम अच्छे से नहीं करोगे, काम अच्छे से नहीं करोगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ लीडरशिप, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके भैया यहाँ से भी एमसीक्यू आएंगे, नहीं कीर्ति नहीं आ सकते यहाँ से एमसीक्यू, बस हमको रीड करके आगे बढ़ना है ताकि कहीं हमारे दिमाग में सब चीजें रहें। फोर्सेस इन सिचुएशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम। मेरे को बताओ अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेरी कॉम्प्लेक्स है तो डिसेंट्रलाइजेशन चलेगा क्या, मेरे को बताओ अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो डिसेंट्रलाइजेशन चलेगा क्या, बोलो, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन घुसा दोगे पूरा पूरा खत्म ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम कैसी है, अगर प्रॉब्लम वेरी स्पेशलाइज्ड नेचर की है तो सबऑर्डिनेट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते आप। ठीक है, बहुत स्पेशलाइज्ड नेचर की प्रॉब्लम है, आप नहीं इंक्लूड कर सकते। और ग्रुप इफेक्टिवनेस कैसा है, टाइम प्रेशर कैसा है, टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा है तो आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं ले सकते हो क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको उसमें सेंट्रलाइजेशन प्रेफर करना पड़ेगा। अब लीडरशिप स्टाइल इन मैनेजर ग्रेड, अब इसमें समझो, देखो ऑथर्स के नाम मैंने हाईलाइट नहीं किए, पर अगर आपको याद करने हैं आप कर लो। ठीक है, अब टाइम कम है और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ अगर आप मैनेजमेंट नहीं पढ़े हो
तो अभी मैं तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करा सकता ऑथर के नाम याद कराने में। डेफिनेटली मैं रेगुलर लेक्चर में कराता हूँ याद ऑथर के नाम, पर अभी तुम लोग ऑथर के नाम याद करने बैठोगे तो तुम मेन कॉन्सेप्ट से पिछड़ जाओगे। बाकी डेफिनेटली यू आर ओपन टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑथर्स। तो यहाँ पर तुम याद रखना रॉबर्ट ब्लेक और जेन मोटॉन, ठीक है। इन्होंने मैनेजल ग्रिड दिया था, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अभी पिछले अटेम्प्ट में आया था शायद, या उसके पिछले अटेम्प्ट में आया, नहीं पिछले अटेम्प्ट में आया था। यस, concern for people may include such elements as provision of good working condition, placement of responsibility on the basis of trust rather than obedience, maintenance of self esteem of worker and good interpersonal relationship, ठीक है। जबकि देखो यहाँ दो चीज का मीनिंग देके रखा है आपको, कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। पहले आप इसका मीनिंग समझो। कंसर्न फॉर पीपल, नाम में ही आंसर है, लोगों के लिए अच्छी बातें करना, लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए अच्छी बातें करना। अच्छी बातें मतलब वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, वाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्लेसमेंट हो, वेरी गुड, ट्रस्ट होना चाहिए, ओबीडियंस होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम होना चाहिए वर्कर का, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होने चाहिए। हाँ, ये सारी तो अच्छी बातें कर रहे हैं हम। किसके लिए? लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए। अगर हम प्रोडक्शन के लिए अच्छी बातें करें तो कैसी बातें करेंगे? वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स होना चाहिए हमारे पास बेचने के लिए, क्वालिटी ऑफ स्टाफ सर्विस होना चाहिए, जो आफ्टर सेल सर्विस होती है ना उसकी बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ वर्क होना चाहिए, वॉल्यूम और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आउटपुट की। तो जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये वाली अच्छी बातें करेंगे हम। तो पीपल की अच्छी बातें होती है ये, और प्रोडक्शन की अच्छी बातें होती है ये। इसको अगर आप ग्रिड में डालोगे, आप इसको मैनेजरियल ग्रिड में डालोगे, ठीक है, तो देखो समझो मेरी बात को, ये डायग्राम कहीं से कॉपी हुआ है। कैसे कॉपी हुआ है? देखो यहाँ पर कंसर्न फॉर पीपल जो है वो डायग्राम का पार्ट है, पर नीचे डायग्राम का नंबर अलग होगा जहां से भी कॉपी हुआ होगा। वहां तो ये फिगर 5.5 वो जरूरी थोड़ी है। तो यहाँ नीचे से कंसर्न फॉर प्रोडक्शन वाली लाइन को उड़ा के इंस्टीट्यूट ने अपने ही फॉन्ट में इसको लिख दिया और फिगर 5.5 लिख दिया, ठीक है, फिगर 5.5 लिख दिया, डायग्राम कहीं से उठाया गया है। तो इस तरीके से समझे? ओके। मैथ का पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। 40% पेपर तो इतना बेसिक होगा कि तुम लोग को बिलीव ही नहीं होगा कि अरे यार ये क्वेश्चन आया है। तो ऐसा ज्यादा दिमाग मत लगाना, इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 40% पेपर तो एकदम इजी होगा, पासिंग मार्क्स तक के पेपर तो बहुत इजी होंगे, ठीक है। 20 मार्क्स हॉट्स होंगे और 40 मार्क्स का तुम्हारा पीवाईक्यू वगैरह से थोड़ा बहुत क्वेश्चन होगा, ठीक है। 60-70 मार्क्स का पेपर तो बन ही जाएगा तुम लोग को बहुत अच्छे से। चलो मैनेजरियल ग्रिड देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ आपको दिख रहा है पीपल, हाँ, तो यहाँ हम लोगों की अच्छी बातें करेंगे फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। और ये है प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन की अच्छी बातें करेंगे फ्रॉम 0 to 9। इधर देखो, ये है 1,9, इसका मतलब कि हम ना पीपल के लिए सबसे अच्छी बातें कर रहे हैं और प्रोडक्शन के लिए तो खराब बात कर रहे हैं। 1 है ना प्रोडक्शन, तो मतलब हम प्रोडक्शन के लिए खराब बात कर रहे हैं और पीपल के लिए 9 सबसे अच्छी बातें कर रहे हैं। तो 1,9 में क्या होता है? 1, ये सारे ग्रिड आप भर सकते हो ना, पर आपको सिर्फ एक्सट्रीम 5 पॉइंट्स बताए हुए, ठीक है। 1,9 का मतलब होता है कि जो लीडर है वो ना सिर्फ लोगों के बारे में सोच रहा है, उनके वेलफेयर के बारे में सोच रहा है, प्रोडक्शन जाए भाड़ में, ठीक है। ये देखो 9,1 में ये बंदा प्रोडक्शन के बारे में सोच रहा है और पीपल जाए भाड़ में। पीपल यानी कि 1, पीपल जाए भाड़ में, सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में। ए प्रोडक्शन करो, एकदम खराब वर्किंग कंडीशन, एक्सीडेंट्स होते हैं पीपल लोगों के, उनकी सैलरी भी कम है, एक्सप्लॉइटेशन है भर भर के, ऐसा लीडर है कौन? जो सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में सोच रहा है, लोगों के बारे में नहीं सोच रहा। 1-1 ऐसा लीडर बिल्कुल ही कामचोर लीडर, लीडर कहलाने के लायक ही नहीं है, ना प्रोडक्शन के बारे में सोच रहा है ना लोगों के बारे में सोच रहा है। 1-1, ठीक है। 9-9 बेहतरीन लीडर, टॉप नॉच, बेस्ट बेस्ट सोच रहा है प्रोडक्शन के बारे में और बेस्ट सोच रहा है लोगों के बारे में, टॉप नॉच लीडर। 9-9 और 5-5 मतलब ऐसा जो बैलेंस मेंटेन करके चलता है। क्या करके चलता है? बैलेंस मेंटेन करके चलता है। भैया ये दोनों में से कौन सा अच्छा है? देखो रियलिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहोगे तो आपको थोड़ा लोगों को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, भले आप उनको बोनस वगैरह दे दो, पर उनको ओवर टाइम तो करवाओगे ही ना, कराओगे। तो रियलिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, पर ये है एक प्लॉटिंग। रियलिस्टिकली आप एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हो तो बन जाता है, इसके कहीं ना कहीं ऊपर यहाँ कहीं पर आप फॉल कर सकते हो इस रेंज के बीच में। खैर छोड़ो, ये मैं आपको बता रहा था और वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखो स्टाइल 1-1 में क्या लिखा है? लेजी अप्रोच, कोई काम का नहीं है, लेजी अप्रोच, ठीक है। लीडर मैनेजर शोज लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन पीपल बोथ, ठीक है। जबकि 1-9 में वो क्या करेगा? लो प्रोडक्शन हाई पीपल, सिर्फ लोगों के बारे में सोच रहा है, प्रोडक्शन जाए भाड़ में। 9-1 में क्या सोचेगा? प्रोडक्शन के बारे में सोचेगा, लोग जाए भाड़ में। 9-9 में क्या सोचेगा? प्रोडक्शन पीपल दोनों के बारे में सोचेगा, और यहाँ पर वो बोलेगा मीडियम प्रोडक्शन और मीडियम पीपल, ठीक है, ताकि बैलेंस मेंटेन कर सके, बैलेंस बिटवीन द कॉम्पिटेंट गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नीड ऑफ द वर्कर्स। क्लियर? बस सिंपल है। ओके चलो। और लिकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलेगा? ये आपको 4 टाइप बताएगा।
लिकर ने डेवलप किए 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। पहला है एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक। मेरे को एक बात बताओ, एक्सप्लॉइटेटिव नाम में ही आंसर है क्या? बताओ ना, नाम में आंसर है क्या? कोमल, रेपो ट्रांजेक्शन बेटा, रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक, सॉरी, एक्सप्लॉइटेटिव नाम में ही आंसर है क्या? फटाफट से बताओ। हेलो, नाम में आंसर है क्या? हाँ, एक्सप्लॉइट कर रहा है। पहली बात तो ऑटोक्रेटिक है और दूसरी बात एक्सप्लॉइट कर रहा है। यहां पर अपन हिटलर का एग्जांपल ले सकते हैं ना, है ना। एक्सप्लॉइट करेगा, हाँ एक्सप्लॉइट करेगा। पहली बात तो ऑटोक्रेटिक है, दूसरी बात एक्सप्लॉइट करेगा। एक्सप्लॉइट करेगा, देखो, मैनेजर अंडर दिस सिस्टम, ठीक है, मेक्स ऑल द वर्क रिलेटेड डिसीजन, ऑर्डर देयर सबऑर्डिनेट टू कैरी आउट। मैनेजर आल्सो डिफाइन स्टैंडर्ड और मेथड ऑफ परफॉर्मेंस। सबऑर्डिनेट एब्सोल्युटली कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते। कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर और सबऑर्डिनेट हाईली फॉर्मल होने वाला है और डाउनवर्ड होगा इन डायरेक्शन। सच मैनेजर बिलीव इन थ्रेट एंड पनिशमेंट। थ्रेट और पनिशमेंट देगा, नाजी सेना, हिटलर की नाजी सेना, समझे। दिस एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट, एकदम एक्सप्लॉइट करेगा वर्कर को, ठीक है। ओके, क्लियर? बोलो, बोलो, क्लियर है क्या? श्रेया बोल रही है यार मुझे तो नहीं मिल रहा ये गॉड रोबोट नाम का कोई भी पीडीएफ। श्रेया क्या चाहिए बेटा आपको? आप मेरे को अपना पीडीएफ बताओ जो आपको चाहिए, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा जहां आपको मिलेगा। रेपो ट्रांजेक्शन बताओ एक बार। रेपो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जहां पर अपनी सिक्योरिटी लैंड करते हो और रीपर्चेस करते हो एट अ प्री डिटरमाइंड रेट, और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन एट अ मार्केट रेट। ओके, सिक्योरिटी लैंडिंग करते हो, सिक्योरिटी लैंडिंग करते हो। मैंने डिटेल में समझाया था, कहाँ समझाया वो नहीं याद है मेरे को। कहीं तो समझाया हूँ मैं डिटेल में। रेपो ट्रांजेक्शन में आप सिक्योरिटी लेंडिंग कर रहे हो सिंपल शब्दों में, और स्पेसिफाइड उसमें या स्पेसिफाइड रेट में, प्री डिटरमाइंड रेट में रीपर्चेस करोगे, और रिवर्स रेपो में मार्केट रेट में। ओके, चलो। बेनोवेनेंट ऑटोक्रेटिक क्या होगा? ऑटोक्रेटिक है पर एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है। सुने, ये है ऑटोक्रेटिक और एक्सप्लॉइटेटिव भी है, और ये ऑटोक्रेटिक तो है पर एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है। हेलो हेलो हेलो, बेनोवेनेंट एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है, autocratic but not exploitative. They adopt a paternalistic approach towards the subordinate. They allow some freedom to subordinate to carry out their task with the prescribed limit. Manager adopt patronizing attitude towards the obedient and faithful subordinates. They are rewarded for accomplishment. यहाँ reward भी मिलेगा आपको, यहाँ आपको reward भी मिलेगा, but the subordinate who do not their task उनको punishment भी मिलेगा, और उनको क्या harsh treat किया जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ बेनोवेनो, ठीक है। ओके, ये हुआ बेनोवेनो, क्लियर है? ओके, चलो। ओके, नेक्स्ट देखो, कंसल्टेटिव नाम में आंसर है क्या? हेलो हेलो, नाम में आंसर है क्या? कंसल्टेटिव, इसमें वो अपने गोल्स और ऑर्डर्स इशू करेगा डिस्कस करने के बाद। मेजर डिसीजन वो खुद लेगा और सबऑर्डिनेट्स को अलाउ करेगा कि रूटीन डिसीजंस आप लोग ले लो। मेजर डिसीजंस खुद लेगा और सबऑर्डिनेट्स को बोलेगा कि रूटीन डिसीजंस आप लोग ले सकते हो। सबऑर्डिनेट्स को डिस्कस करने की फ्रीडम दी जाएगी। दो टू वे कम्युनिकेशन होगा यहाँ पर। अपने सबऑर्डिनेट्स को हम ट्रस्ट भी करेंगे, ग्रेटर एम्फेसाइजेस प्लेस करेंगे ऑन रिवॉर्ड देन पेनाल्टीज, मतलब रिवॉर्ड देने पे ज्यादा बिलीव करेंगे, पेनाल्टीज पे हम थोड़ा कम रिलाय करेंगे, ठीक है। गोल ओरिएंटेड और फ्लेक्सिबल अप्रोच होगी। और फाइनली डेमोक्रेटिक में क्या होगा? सिंपल है कि जो भी गोल सेट होंगे और वर्क रिलेटेड डिसीजन होंगे वो सबऑर्डिनेट ही लेंगे। सुपरविजन और कंट्रोल जो है वो ग्रुप ओरिएंटेड होगा। मैनेजर बहुत फ्रेंडली होगा और सपोर्टिव होगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट जो है वो परमिटेड है सेल्फ अप्रेजल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली सेट गोल्स। इन एडिशन इकोनॉमिक रिवॉर्ड सबऑर्डिनेट्स आर गिवन अ सेंस ऑफ पर्पस और वर्थ, ठीक है। इकोनॉमिक रिवॉर्ड मतलब पैसा ना, बोनस वगैरह। कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीटली ओपन है, और लिकर्ट सजेस्ट करता है कि सिस्टम 4 इज आइडियल सिस्टम टुवर्ड्स द विच ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क, ठीक है। तो ये अगर एमसीक्यू में आ गया तो ये याद रखना कि लिकर्ट ने सजेस्ट किया था कि सिस्टम नंबर 4 जो है वो सबसे बेस्ट है, दैट इज डेमोक्रेटिक। क्लियर? ओके, तो समझ में आया आपको? एक्सप्लॉइटेटिव सिर्फ पेनाल्टी पे बिलीव करता है। मेरी स्क्रीन को क्या हो गया? रुको एक सेकंड, देखा जाए। है ना, पावर कट क्यों हो गया यार मेरे घर में? गलत बात है ये सब। क्लास चालू करो पावर कट हो जाता है। बैटरी 42% है बच्चों, उसके पहले हम कोई चैप्टर खत्म कर लें। ओके, हमारा टारगेट है बहुत बड़ा। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है?
हाँ जी, ओके, चलो हो गया। देखो मैंने हैक करी है स्क्रीन। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। चलो देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ओके, फिर उसके बाद है कंटिजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। इसके अंदर में लीडरशिप जो है वो प्रोडक्ट है मैनी फोर्स का। और वो मैनी फोर्स क्या है, ध्यान से देखो। वो मैनी फोर्स है आपके, अच्छा ये देखो मैनी फोर्स है आपके चार। ठीक है, चार वेरिएबल है, इसका प्रोडक्ट करोगे वो होता है लीडरशिप। चार वेरिएबल है, इसका प्रोडक्ट करोगे वो होता है आपका लीडरशिप। तो वो क्या क्या है, इधर देखो। पहला है खुद लीडर, दूसरा है उसके फॉलोवर्स, तीसरा है एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर वो कार्यक्रम करेगा, और चौथा है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, हार्मनी विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सोशल वैल्यूज, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपको कंटिजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच में ये बोला है कि लीडरशिप इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेनी वेरिएबल्स। और वो मेनी वेरिएबल्स में आपको चार वेरिएबल्स बता के रखे हैं। एक खुद लीडर, एक उसके फॉलोवर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन जहां वो अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाएगा, शोकेस करेगा, और एक इन्वायरमेंट यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सर्वेंट लीडरशिप क्या बोलता है, ये बेस्ट टाइप ऑफ लीडरशिप माना जाता है सर्वेंट लीडरशिप, जहां पर जो लीडर है वो पहले लीडर नहीं है, वो पहले सर्वेंट है फिर लीडर है। पहले वो सर्वेंट है फिर वो लीडर है। मतलब उसका थॉट प्रोसेस कैसा है कि इफ आई एम सर्वेंट व्हाट विल आई डू, देन एज अ लीडर आई विल डू दिस। ओके, एक दिन का सीएम सुने हो ना, एक दिन का सीएम एक मूवी थी, ठीक है, अनिल कपूर की, बस वैसा वाला हिसाब है। सर्वेंट लीडर इज अ सर्वेंट फर्स्ट, it begins with natural feeling that one wants to serve and to serve first. Okay, the leader first and the servant first are two extreme types. जो पहले अपने आप को लीडर मानता है उसके एटीट्यूड में अलग टाइप का रुतबा होता है, और जो पहले अपने आप को सर्वेंट मानता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर्ड होता है। ठीक है, एक्सट्रीम टाइप्स। ओके, द सर्वेंट लीडर फोकस प्राइमरली ऑन ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ पीपल। सर्वेंट लीडर किस पे फोकस करता है, ग्रोथ पे फोकस करता है और पीपल के वेलबींग में, और कम्युनिटीज में टू विच दे बिलोंग। सर्वेंट लीडर शेयर करता है पावर, पुट करता है नीड्स ऑफ अदर फर्स्ट, एंड हेल्प करता है लोगों को डेवलप करने में एज हाई एज पॉसिबल परफॉर्मेंस की उसमें अचीवमेंट में। ठीक है, सर्वेंट लीडर के प्रिंसिपल्स क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट को एनकरेज करेगा, कल्चर ऑफ थ्रस्ट, अनसेल्फ माइंडसेट, और फॉस्टर लीडरशिप इन अदर्स। ठीक है, रीड कर करके आगे बढ़ना है इसको। क्वालिटीज ऑफ सर्वेंट लीडर क्या है, एम्पैथी होती है इसके अंदर, क्योंकि पहले सर्वेंट है बाद में लीडर है, तो एम्पैथी होती है इसके अंदर, डोमिनेंस कैरेक्टर नहीं होता है। कम कंपैशन होता है फेलो वर्कर्स के लिए। सेल्फ ऑब्सेशन और हंगर फॉर पावर की इसको कोई जगह नहीं है इसके जीवन में। सेल्फ ऑब्सेशन और हंगर ऑफ पावर की कोई जगह नहीं है। इफेक्ट ऑफ सच लीडर ऑन वर्किंग परफॉर्मेंस सर्विस, servant leader has a great effect on how work is done in any organization, how the entire work culture is organization operate। तो servant leader जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके वर्क कल्चर को। इफेक्ट ऑन ओवरऑल लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय, तो अगर मोस्ट ऑफ द लीडर कॉर्पोरेट वर्कर जो है वो सर्वेंट लीडर होंगे तो एम्प्लॉइज को मेंटल टेंशन, ट्रॉमा जो आजकल होता है ना, डिप्रेशन वगैरह के शिकार होते हैं, और फिर कंपनीज को बहुत ज्यादा इस पे खर्चा करना होता है एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग वगैरह में, वो सब नहीं होगा, क्योंकि सर्वेंट लीडर जो है वो बहुत एम्पैथेटिक पर्सन होता है, तो वो ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं देगा। लीडरशिप इफेक्टिवनेस, लीडरशिप इफेक्टिवनेस मतलब लीडर कितना इफेक्टिव है ये कैसे जज करेंगे, तो देखो एटलीस्ट तीन मेजर व्यूज हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस में। वन व्यू दैट इफेक्टिवनेस इज अ फंक्शन ऑफ पर्सनल क्वालिटी और ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल हु अज्यूम द रोल ऑफ लीडरशिप। मतलब तीन व्यूज हैं इफेक्टिवनेस को जज करने के, तीन क्राइटेरिया है इफेक्टिवनेस को जज करने के, तीन क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है उसकी पर्सनल क्वालिटीज, दूसरा क्राइटेरिया है व्हाट लीडर डू एंड हाउ दे बिहेव, दिस इज नोन एज बिहेवियरल अप्रोच, कि लीडर क्या करता है और उसकी अप्रोच कैसी है। तीसरा है लीडरशिप इफेक्टिवनेस अ फंक्शन ऑफ इंटरेक्शन अमंग द एटलीस्ट थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, द लीडर, द ग्रुप ऑफ फॉलोअर एंड द टास्क सिचुएशन, इस पे वो किस तरीके से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो दिस इज नोन एज सिचुएशनल और कंटिजेंसी अप्रोच, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिए कि जो लीडरशिप है उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करने के तीन क्राइटेरिया याद रखो, एमसीक्यू में आएगा, एक दो तीन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एक दो तीन ऑल ऑफ दिस। ओके, क्लियर। तो लॉ होगा ना दोपहर को आज, एक दो तीन ऑल ऑफ दिस, तो आएगा एमसीक्यू में, ध्यान से देखना। ठीक है, तीन में से कौन सा है, पहला उसके पर्सनल क्वालिटी, ठीक है, दूसरा वो कैसे व्हाट लीडर्स डू और वो अपना बिहेव कैसा कर रहा है उसको बिहेवियरल अप्रोच बोलते हैं, और तीसरा उसका इंटरेक्शन कैसा है इन तीन के साथ, खुद लीडर, ग्रुप ऑफ फॉलोअर और टास्क सिचुएशन। इफेक्टिव लीडर रिक्वायर्स सर्टेन बेसिक क्वालिटी अमंग पीपल हु अज्यूम द रोल ऑफ लीडर, दीज आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, देयर इज नो आइडियल लीडरशिप स्टाइल or behavioral general applicable for all situations. Leadership effectiveness can be secured enhanced by tailoring the style of demand of each situation. सिंपल शब्दों में आप नहीं बोल सकते कि दिस इज द बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन द वर्ल्ड, यू कैन नॉट से दिस। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं वो जरूरत पड़ सकती है। इंपॉर्टेंट सिचुएशनल फैक्टर्स क्या हैं जो लीडरशिप इफेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पहला कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है उस टास्क की, स्किल्स और एटीट्यूड ग्रुप का कैसा है,
रिलेशन कैसा है ग्रुप का लीडर के साथ में, और पोजीशन पावर लीडर की खुद की कैसी है, ठीक है। अब मेजर फॉर डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटी ऑफ मैनेजर, अब एक मैनेजर अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स कैसे ला सकता है, उसको कैसे मेजर करेंगे। तो मेजर फॉर डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटी में पहला तो यार लीडरशिप ट्रेनिंग कराना, चाहे स्टिमुलेशन कराओ चाहे रियल कराओ, या तो उसको रियल एनवायरनमेंट में फेंक दो जाके मैनेजर को, और बोलो जाओ अपनी लीडरशिप स्किल दिखाओ हमको, जाओ 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 जाओ। जैसे मान लो केज होता है ना, वहां शेर होता है, शेर में इंसानों को फेंक देते थे पहले, ठीक है, और बोलते थे जाओ शेर से लड़ो, पुराने जमाने में होता था, बुल से लड़ो, है ना, और घोड़े वाली लड़ाई होती थी। तो वैसे उसको रियल सिचुएशन में डाल दो, कंपनी में रियल सिचुएशन डाल दो, बोलो जाओ अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाओ हमको। या फिर सिमुलेशन यानी कि केस स्टडी दो, केस स्टडी सॉल्व करने के लिए दो, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस करवाओ, ये सब सिमुलेशंस क्रिएट करो, ठीक है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल एक्सपोजर होता है, क्रिटिकल सिचुएशन, कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन और लीडरशिप एबिलिटी, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस उसको आप दो, और पूछो कि अगर आपके साथ ये होता तो आप क्या करते। यूपीएससी के इंटरव्यू में होता है ना कि आपके स्टेट में रैली चल रही है, तो बताओ वो रैली जो है वो दोनों रैली एक ही रास्ते से होके निकलने वाली है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे जहां पर जो हिंदू रैली है और एक मुस्लिम रैली है, और जहां पर जो हिंदू रैली है, वो जो रैली है उसका जो लीडर है वो किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का बेटा है ना, और आप उसको कैसे टैकल करोगे। सुने हो ऐसा केस स्टडी बोलते हैं ना यूपीएससी में, ऐसा है ना, सुने हो। तो ये क्या है, ये क्या है, ये जो हमने बोला, व्हाट इज दिस, दिस इज क्रिटिकल सिचुएशन। बताओ दिस इज अ क्रिटिकल सिचुएशन ना। आप खुद सोचो आप क्या करोगे, क्रिटिकल सिचुएशन है, आप तो उस क्या बोलते हैं उसको, जिला, आप उस जिला के आईएएस ऑफिसर हो, आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। Okay, how to improve the lowered morale of work group, how to resolve internal conflict, how to reduce a sense of involvement of work group in the organization, ये सब क्वेश्चन के आंसर आप दोगे, क्लियर है। yes, autonomy and accountability, there should be allowed a large amount of freedom to evolve their own methods of tackling situations calling for critical leadership ability, ठीक है। अब देखो आप लोग लीडर हो ना, तो आप लोग पढ़े लिखे लीडर्स हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पढ़ा लिखा लीडर है ना, नॉन पढ़ा लिखा लीडर, कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन अराइज होती है तो आपने जो चीजें पढ़ी हैं, आप उन जो थ्योरीज होती है ना, वो सब थ्योरीज को उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करते हो, और फिर आप देखते हो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हो, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी, आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी कि आप वो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सको, और फिर जब आप जो भी रिजल्ट्स होंगे उसके लिए आप ही अकाउंटेबल ठहराए जाओगे। और फाइनली अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन टू इंटरेक्ट इंटेंस और कंटिन्यूअस मैनर, मैनी मैनेजर गेट देमसेल्व्स सो बिजी, और इसके वजह से अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपने पास इतना टाइम निकाल के रखना चाहिए कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इंटरेक्ट करो, नहीं तो आपके सबऑर्डिनेट्स एनिमल बन जाते हैं, है ना। रणवीर कपूर के जो पापा हैं वो मूवी में उससे इंटरेक्ट नहीं करते थे, और इंटरेक्ट नहीं करते थे तो रणवीर कपूर क्या बन गया, एनिमल बन गया, एनिमल बन गया। लॉ एंड ऑर्डर क्या भाड़ में, है ना, मैं तो एनिमल हूँ, तो कैसे एक ह्यूमन बीइंग से एनिमल बन गया। तो अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे अपने सबऑर्डिनेट्स तो वो भी एनिमल बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं होना है, क्लियर है। आपने देख लिया एनिमल नहीं, शॉर्ट्स में आता रहता है ना स्टोरी तो समझ में आ ही गई यार, एकदम ऑब्वियस सी स्टोरी है, ठीक है। चलो मोटिवेशन डेफिनेशन, एनिमल जैसी मूवी मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता है, समझे, नहीं मजा आता है। वो स्टोरी लाइन वाली मूवीज में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट आता है। डेफिनेटली मास सिनेमा है तो एंटरटेनमेंट के लिए हम देख ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। पर स्टोरी नहीं होती तो मजा नहीं आता मेरे को, स्टोरी में बहुत मजा आता है। जैसे कि असुर है वेब सीरीज, कितनी अच्छी स्टोरी है, मैं देख लिया असुर 2, ठीक है, मेरे एग्जाम के बाद बहुत मजा आया, मैं ट्रैवल कर रहा था तब देखा था, है ना, तो उसमें मेरे को बड़ा मजा आया था, है ना। तो स्टोरी लाइन वाली सैम बहादुर भी अच्छी है, ठीक है, उसमें स्टोरी अच्छी है ना। आधी देखा हूँ मैं, बस 1 घंटे की देखा हूँ, बाकी भी और देखनी बाकी है। चलो नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा, तो देखो बेटा जी इधर देखो, मोटिवेशन डिराइव है फ्रॉम द वर्ड मोटिव। तो अगर आपका कोई मोटिव है तो मोटिवेशन है। मेरे को बताओ सीएमए करने का मोटिवेशन क्या है, चलो सच बोलो, पैसा कमाना, जल्दी बताओ। सीएमए क्यों कर रहे हो, बीकॉम भी तो कर सकते थे, बीकॉम करने के बाद बैंक का एग्जाम देते, 40,000 50,000 की जॉब लग जाती। और सीएमए क्यों कर रहे हो, पैसा, पैसा ऑब्वियसली यार, पैसा कमाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, मम्मी पापा को हर वो चीज लाके देनी जो वो चाहते हैं, उनको नया घर लेना है, भैया घर की बात मत करो, बंगला देंगे, ओके ठीक है ना। 2-3 BHK फ्लैट भी वही होता है, बंगला लेके क्या करोगे, 5 लोग को ही रहना है ना, तो चाहे बंगला लो चाहे 3 BHK फ्लैट लो, 5 लोग तो खुशी खुशी रह सकते हैं, है ना। तो ये वाली बात है। तो सीएमए बनने का हमारा मोटिव क्या है भैया, पहले तो स्टेटस सिंबल, ठीक है, स्टेटस सिंबल, और दूसरा पैसा, ठीक है, दूसरा पैसा। लोग यूपीएससी क्यों करते हैं, स्टेटस सिंबल, पैसा तो नहीं है यूपीएससी में। ब्लैक मनी की बात मत करना, मैं ब्लैक मनी वाली बात ही नहीं करता हूँ, ब्लैक मनी कमाने ही नहीं हमको। भाई छोटी सी जिंदगी है, उसमें भी जीवन भर टेंशन लेते रहो कि हाँ ब्लैक मनी कैसे छुपाओ, ब्लैक मनी कैसे छुपाओ, उससे अच्छा कमाओ ही मत,
उससे अच्छा कमाओ ही मत। तो लोग आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आईएएस लोग बनना चाहते हैं बेटा स्टेटस सिंबल। क्यों बनना चाहते हैं? स्टेटस सिंबल। भैया ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, हाँ वो भी एक रीजन होता है। यस डेफिनेटली वो भी एक रीजन होता है। ठीक है, तो देयर इज अ मोटिव और द एट द मोटिव डिराइव द वर्ड मोटिवेशन। वो मोटिव मींस द अर्ज टू डू समथिंग, अर्ज टू डू समथिंग, तेरे को दिखा के रहूंगा। ठीक है, मोटिवेशन में भी डिफाइन द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग और इंस्पायरिंग पीपल टू टेक द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। अगर मैं भी आपको मोटिवेट करने लग जाऊं तो मैं आपको क्यों मोटिवेट कर रहा हूं? फाउंडेशन क्लियर कराने के लिए, है ना। अगर मैं भी आपको मोटिवेट करने लग जाऊं कि बच्चों आपको क्यों एग्जाम क्लियर करना है ना, बहुत बड़ा मोटिवेटर हूं मैं, बहुत बड़ा मोटिवेटर, एकदम संदीप महेश्वरी। ठीक है, तो मैं अच्छा मोटिवेट करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको करना क्या था, मैं आपको इंड्यूस कर रहा हूँ, मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, किस चीज के लिए? डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, क्या? फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। ओके, द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग, बेटा फाउंडेशन में मोटिवेशन नहीं चाहिए तुम लोग को, मोटिवेशन तुमको लगेगी इंटर में, मैं बता रहा हूँ तुमको। आज है लॉ की क्लास, आज ही होगी। फाउंडेशन में तुमको नहीं लगेगा मोटिवेशन, मोटिवेशन तुमको लगेगा इंटर में, इंटर में आओ फिर बात करेंगे। ओके, द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन बिगेन विद द अवेयरनेस ऑफ नीड। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना नीड क्या है, नीड है फाउंडेशन क्लियर करना। ठीक है, तो नीड से स्टार्ट होगा मोटिवेशन। मोटिवेशन इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन नीड एंड इंसेंटिव। इंसेंटिव आर द इंड्यूसमेंट व्हिच यूज्ड टू मोटिवेट पीपल। ठीक है, इसके ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है। मोटिवेशन इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन नीड्स और इंसेंटिव, याद रखना ना, नीड और इंसेंटिव, कि नीड क्या है और फिर उससे इंसेंटिव क्या मिलेगा। नीड है सीएमए बनना है, उससे इंसेंटिव क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, स्टेटस मिलेगा सोसाइटी में। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमारी इंसेंटिव होंगी, और नीड है सीएमए बनना है। ओके, चलो, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, अपने को पता है, साइकोलॉजिकल, ओके, साइकोलॉजी, ओके, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मोटिवेशन। ठीक है, और ये आपके पर्सन के माइंड में होता है। मोटिवेशन टोटल होता है, पीस मिल होता है। मेरे को एक बात बताओ, पार्ट्स में मोटिवेशन होता है क्या? सीएमए फाउंडेशन पार्ट 1 मोटिवेशन, सीएमए फाउंडेशन पार्ट 2 मोटिवेशन। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं तुमको मैथ्स के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, एक मैं अकाउंट्स के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, एक मैं इको लॉ के लिए मोटिवेट, ऐसा होता है क्या? नहीं, मोटिवेशन हमेशा टोटल में होता है, पीस मिल में नहीं होता, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बताओ, अभी मोटिवेट कर दूंगा तो फाइनल निकाल लोगे क्या? अभी एक बार मोटिवेट करूंगा तो पूरा फाइनल तक चलेगी क्या वो मोटिवेशन? कि हर लेवल पे एक बार मोटिवेट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर आपका होता है मोटिवेशन। ठीक है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकता है। मेरे को बताओ, या तो मैं तुम लोग को बोलूंगा बेटा सीएमए निकालो, बहुत पैसा है, अंधा पैसा, पीएसयू में जाओ, गवर्नमेंट जॉब करो, भयंकर पैसा कमाओगे। ये क्या हुआ? फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल क्या हुआ? बच्चों याद करो वो दिन, जिस दिन आप सीएमए का फॉर्म भर रहे थे, आपके पापा इतना मेहनत करके, आपकी मम्मी इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए इतना कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, दिन रात सुबह शाम एक करके आप लोगों की पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, और आप क्या कर रहे हो? आप इतना सा, उनको क्या चाहिए? उनको आपसे क्या चाहिए? क्या उनको आपका पैसा चाहिए? उनको नहीं चाहिए आपका पैसा, उनको आपका पैसा नहीं चाहिए है, उनको आपका घर चाहिए, उनको नहीं चाहिए, वो वही छोटे घर में रह लेंगे। आप चले जाना बड़े घर में, वो जिस दिन बोल दे कि मेरे को तेरे घर आना है, मैं मान जाऊंगा। उनको नहीं चाहिए आपका बड़ा घर, उनको आपकी लैविश लाइफ से कोई लेने देने, उनको चाहिए कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में, उनको बस इतना चाहिए। तो याद करो ना वो दिन, उनको आपकी खुशियां चाहिए, हाँ उनको आपकी खुशियां चाहिए। ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल। अब ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा? बोनस। और नॉन फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा? नॉन फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा? नॉन फाइनेंशियल भैया प्रमोशन आ जाएगा, प्रमोशन आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगी, पावर आ जाएगी, पावर की भूख, है ना। तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल में बेस्ट क्या है ऋषि? बेस्ट कुछ नहीं है, दोनों का बैलेंस लेके चलना पड़ता है। एक पॉइंट के बाद आपको जीवन में पैसा नहीं चाहिए, खुशियां चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। मेरे को एक बात बताओ ऋषि, मैं आपको अंधा पैसा दे दूंगा और रिकॉग्निशन कुछ नहीं मिलेगी, जीवन भर आपको टोकते ही रहूंगा, क्या किया तू अपने जीवन में? कुछ किया क्या? आपके पास बहुत पैसा, करोड़ों रुपए। मेरे को एक बात बताओ, तुम बोलते ना अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, ये डायलॉग सुना है? कभी सुना है ये डायलॉग? अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, इसका एक्चुअल लिटरल मीनिंग क्या है? इसका लिटरल मीनिंग है कि अमीर बाप की पहली बात तो औलाद है, तो मतलब पैसा बहुत है उसके पास, उसके पास पैसे बहुत हैं, पैसे उसके पास बहुत है। बिगड़ी औलाद, तो क्या उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है सोसाइटी में? क्या सोसाइटी वाले उसको प्रेज कर रहे हैं क्या कि यार तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया जीवन में, तुमने तो अपना जीवन बड़ा अच्छा काम किया? नहीं कर रहे प्रेज। तो उसको पैसा तो मिल रहा है पर उसको लोग प्रेज नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है जीवन में। आपको बेटा रिकॉग्निशन चाहिए, अगर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब फाइनली मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं हर बच्चे को सेम तरीके से मोटिवेट कर सकता हूँ? नहीं, बच्चों को तो मैं कर सकता हूँ, हाँ बच्चों को, यहाँ बच्चों वाला एग्जांपल फिट नहीं बैठेगा क्योंकि सबका टारगेट है सीएमए फाउंडेशन, तो यहाँ तो पॉसिबल है
यहाँ तो पॉसिबल है, लेकिन सोचो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब तुम काम कर रहे हो, क्या हर बंदे का सेम मोटिवेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का? नहीं। किसी को चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी को चाहिए जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब लोग क्यों करते हैं? जॉब सिक्योरिटी के लिए करते हैं, है ना? किसी को चाहिए रिकॉग्निशन, और किसी की वाली वहां काम करती है इसलिए काम कर रहे हैं। सबका मोटिवेशन अलग है ना, सबका मोटिवेशन अलग है। वो छोड़ के चले जाएगी तो तुमको चाहे एक्स्ट्रा पैसा मिले, चाहे तुमको एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन मिले, तुम भी जाओगे। जहां वो जाएगी वहां तुम जाओगे, जहां वो जाएगी वहां तुम जाओगे। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस गाइस, कम ऑन लेट्स अंडरस्टैंड। ओके ओके, चलो देखो इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है? सबसे पहले एफिशिएंसी बढ़ेगी। बताओ, मोटिवेशन होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इंसान मोटिवेटेड होगा, ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर मतलब क्या होता है? जो लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। क्या बोलते हैं? लेबर टर्नओवर। तो जो लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं फिर उनकी जगह नए आते हैं, फिर छोड़ के जाते हैं फिर नए आते हैं, तो इसको बोलते हैं टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर इससे कम होगा, लोग ऑर्गेनाइजेशन कम छोड़ के जाएंगे तो हमको कम लोगों को हायर करना पड़ेगा। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगे यहाँ पर। सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है। ओके, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बीच में रेपुटेशन इन लेबर मार्केट, देयरफॉर इट कैन इजीली अट्रैक्ट कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर फिलिंग वेरियस वैकेंसीज। ठीक है। और फाइनली फैसिलिटेटिव चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके जो मोटिवेशन है वो हाई होने के कारण रेजिस्टेंस टू चेंज है वो कम हो जाएगा। मतलब क्योंकि मोटिवेशन हाई है एम्प्लॉय के अंदर और लेबर के अंदर, मोटिवेशन हाई होने के कारण कोई भी चेंजेस हम लोग करेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे हम लोग मेथोडोलॉजी में चेंजेस करें, चाहे पॉलिसी प्रोसीजर में चेंजेस करें, उन लोग ना रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे। रेजिस्टेंस मतलब होता है नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे उन लोग, इजी एडॉप्टेबिलिटी यहाँ पर लेंगे। चलो अब यहाँ पर कुछ ऑथर्स ने आपको मोटिवेशन की थ्योरी दी है, उसके बारे में फटाफट से जानते हैं। तो ये देखो, टोटल यहाँ पर आपको 7 देखने को मिलेगी, 7 वाला यहाँ विक्टर ब्रूम का पीछे। ये देखो, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। ठीक है, वो 5 लेवल में जो होती है, मैं अभी फिर से पढ़ाऊंगा। हसबर्ग से, ये मैस्लो से इंस्पायर्ड है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है। ठीक है। और ये तुम्हारी ईआरजी की थ्योरी है, एग्जिस्टेंस रिलेटिबिलिटी और ग्रोथ स्टोरी, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं। कुछ लोगों ने बीकॉम में इससे भी पढ़ा ही होगा। ठीक है। और अचीवमेंट मोटिवेशन, और फिर जे स्टैक एडम इक्विटी थ्योरी। मैं इसमें जितना पोर्शन हाईलाइट करके रखा हूं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। देखो, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में क्या था? सबसे पहले मैस्लो ने बोला ह्यूमन नीड्स फॉर फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑन हायरार्की। मैस्लो ने बोला कि जो ह्यूमन की नीड्स होती है ना, उनको मोटिवेट करने के लिए एक हायरार्की फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? हायरार्की फॉलो करती है, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो करती है। ये पूरा हो गया तो ये चाहिए, ये हो गया तो ये चाहिए, ये हो गया तो ये चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है। अ हायर लेवल नीड्स does not become an active motivation force until the proceeding lower order needs are satisfied। उन्होंने बोला कि जब तक लोअर लेवल की नीड्स आप सेटिस्फाई नहीं करोगे ना, हायर लेवल की नीड एक्टिवेटी नहीं होगी। मतलब सिंपल शब्दों में, आपका पहला मोटिवेशन है जॉब ज्वाइन करने का पैसा। ठीक है। या फिर मान लो आप सीएमए कर रहे हो, तो सीएमए का पहला मोटिव है कि आपको फाइनेंशियल कंडीशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, या फिर पहले से स्ट्रॉन्ग है तो और स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है। तो पहला मोटिव है पैसा। जब आपके पास पैसा आ जाएगा ना, तो पैसा आने के बाद अब आपको चाहिए कि मेरे को सोसाइटी में स्टेटस चाहिए, आई वांट स्टेटस। तो जब तक पैसा नहीं आया था आपकी प्रायोरिटी थी पैसा, जब पैसा आ गया तब आपकी प्रायोरिटी क्या हो गई? आपका स्टेटस। ठीक है। तो वही मैस्लो ने बोला कि जब तक लोअर लेवल की नीड पूरी नहीं होगी ना, ओ एक सेकंड, मेरा कैमरा मुझे ब्लर कर रहा है। जब तक आपकी लोअर लेवल की नीड पूरी नहीं होगी ना, तब तक हायर लेवल की नीड क्या नहीं होगी? एक्टिवेट नहीं होगी। ऐसा मैस्लो की थ्योरी में लिखा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, मैन इज अ वांटिंग एनिमल, मतलब हमेशा उसको चाहिए, नेवर एंडिंग है। द कंज्यूमर वांट्स, कंज्यूमर इज नेवर सेटिस्फाइड, आपको पता है। ठीक है। इट इज द अनसेटिस्फाइड नीड विच रेगुलेट एन इंडिविजुअल बिहेवियर, और इंडिविजुअल की बिहेवियर को उसकी अनसेटिस्फाइड नीड रेगुलेट करती है। मतलब क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड है तो वो अपने बिहेवियर्स को इस तरीके से करेगा जिससे उसकी नीड सेटिस्फाई हो। तो देखो, उसने 5 चीजें बताई थी, ये 5 चीजें आप रीड करके चल सकते हो, मैं आपको यहाँ पर सीधा डायग्राम से बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। किसी भी इंसान को इन जनरल 3 चीजें तो चाहिए चाहिए। रोटी मतलब खाना चाहिए आपको 3 टाइम का, कपड़ा यानी पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और मकान यानी कि घर चाहिए आपको रहने के लिए। यह आपकी होती है साइकोलॉजिकल नीड्स। देखो, फूड, रेस्ट, शेल्टर, रिक्रिएशन। ठीक है। वेजेस हाई इनफ टू मीट द वीकली बिल्स, तो आपको इतना पैसा तो मिलना चाहिए कि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज, रोटी, कपड़ा और मकान पूरी कर पा रहे हो। फिर आपको चाहिए जॉब सिक्योरिटी, यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। अब जॉब सिक्योरिटी के साथ आपको अपने परिवार वालों की भी सिक्योरिटी चाहिए। तो यहाँ आपको चाहिए जॉब सिक्योरिटी, जैसे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, फेयर ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें आपको चाहिए सेकंड लेवल पे। थर्ड लेवल पे अब आपको चाहिए सोशल नीड्स, मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए। वहां पर फ्री कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके दोस्त यार होने चाहिए। बताओ, कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पर कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता,
सब भूत बन के घूम रहे हैं, सब रोबोट्स हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में मजा आता है कि नहीं? एक हेल्दी वर्क कल्चर जहां पर प्रमोट होता है, जहां पर लोग आपस में एक दूसरे से सोशलाइज करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, ब्रेक्स होते हैं, वो सारी चीजों में उनको मजा आता है। तो वर्क कलीग्स दैट सपोर्ट यू एट वर्क और फ्रेंडशिप, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द टीम। ठीक है, तो टीम बिल्डिंग और उसमें आपके फ्रेंड्स होने चाहिए बेसिकली। फिर आपका आ जाएगा एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या होता है? स्टेटस होना चाहिए, आपका रिकॉग्निशन होना चाहिए, अचीवमेंट और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। सिंपल शब्दों में आपको ऑर्गेनाइजेशन में अपना अस्तित्व चाहिए, अपना रिकॉग्निशन चाहिए कि मैंने ये काम किया, मुझे अप्रिशिएट करो। ठीक है, बीइंग गिवन रिकॉग्निशन फॉर जॉब वेल डन। और फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है प्रमोशन होना। क्या होना? प्रमोशन होना। तो बीइंग प्रमोटेड एंड गिवन मोर रिस्पांसिबिलिटी, सक्सीडिंग टू योर फुल पोटेंशियल। यहाँ पर आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहां पर आप पहुंचना चाहते थे। मतलब जैसे मान लो आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, ठीक है, तो यूपीएससी की हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है? देखो, जैसे कि अब हम लोग फाइनेंस टीम की बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। तो किसी भी सीए और सीएमए और सीएस किए हुए बच्चे की नीड क्या होगी? मान लो वो सीए सीएस सीएमए कर लिया, उसके बाद वो यूपीएससी कर रहा है, तो उसका सपना क्या है कि यार मेरे को ना सीएजी बनना है। मान लो जिसको सीएजी नहीं भी बनना है, ठीक है, सीएजी हमारे लिए हाईएस्ट पोस्ट हो गई, पर मान लो कोई आईएएस वाला बंदा है, ये तो आईआरएस की हो गई हाईएस्ट पोस्ट, आईएएस वाला बंदा है, तो वो चाहता है कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बनूं। तो ये है वो कैबिनेट सेक्रेटरी वाली पोस्ट, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब आप यहां पहुंचना चाहते थे और अब आप यहां पहुंच चुके हो। तो ये है मैस्लो की पिरामिड, और इसमें उसने बताया हायरार्की होती है, आपकी ये नीड पूरी होगी तभी आपको ये करने का मन होगा, ये पूरा हो जाएगा तो ये चाहिए, ये हो गया तो ये चाहिए, ये हो गया तो ये चाहिए। मतलब एक के पूरा होने के बाद ही दूसरी नीड एक्टिवेट होती है और एक हायरार्की फॉलो होती है। ओके, यस। चलो फिर उसके बाद है, यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स पे मैस्लो की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, जैसे कि नीड्स आर नॉट ओनली द डिटरमिनेंट ऑफ बिहेवियर। बोला गया कि बिहेवियर का डिटरमिनेंट सिर्फ नीड्स नहीं होती। जैसे मान लो आपकी नीड्स तो सारी पूरी हो रही है, पर आपका मूड ही खराब है, आपके घर में लड़ाई हो गई, आपके घर में आपकी लड़ाई हो गई, तो आपका मूड ही खराब है, तो आप अच्छे से काम करोगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान तो घर में है ना? तो नीड ओनली डिटरमिनेंट नहीं है आपके बिहेवियर का। आपके घर में कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो आप उसकी वजह से परेशान हो, पैसा आपके पास बहुत है, आपको सारी फैसिलिटी, पर फिर भी आपको एक कंसर्न है ना कि यार मेरे घर के पर्टिकुलर पर्सन की तबीयत खराब है अभी, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो नीड्स जरूरी नहीं है आपके बिहेवियर को ड्रिवन करे हमेशा। ओके, नेक्स्ट, नॉट ऑलवेज फॉलो द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ हायरार्की। नीड जो होती है हर पर्सन की, जर्नी हमेशा एक हायरार्की फॉलो करे। जैसे मान लो एक करोड़पति घर का कोई बच्चा है और वो भी जॉब कर रहा है, तो उसको ना साइकोलॉजिकल नीड्स तो चाहिए ही नहीं कभी, उसको तो कभी साइकोलॉजिकल नीड्स चाहिए। अब सोचो एक करोड़पति घर के बच्चे को क्या चाहिए? उसको हमेशा चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड और एस्टीम नीड्स। पहले तो उसको रिकॉग्निशन चाहिए सोसाइटी में, है ना, कि हाँ मैं भी वर्थ इनफ हूँ, है ना, मैं भी वर्थ इनफ हूँ। और दूसरा उसको क्या चाहिए? अब देखो जैसे तुम लोग मिर्जापुर वेब सीरीज देखे होगे, मिर्जापुर वेब सीरीज में देखो कालीन भैया का जो बेटा रहता है मुन्ना भैया, मुन्ना भैया क्या बोलते हैं? बहुत दर्द होता है जब आपकी काबिलियत पे कोई वो नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता। तो बताओ मुन्ना भैया की रिक्वायरमेंट क्या है? ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, उनको कालीन भैया की जगह पे बैठना है। एस्टीम नीड्स, उनको चाहिए रिकॉग्निशन, उनको ये सब तो चाहिए ही नहीं, उनको ये सब तो चाहिए ही नहीं। मिर्जापुर में उनको सिर्फ ये चाहिए था, किसको? मुन्ना भैया को। ठीक है, और वो उसी की अपॉर्चुनिटी ढूंढते ढूंढते रह गए और सेकंड सीजन में लास्ट में उनके साथ दंगा हो गया, राइट? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? जरूरी नहीं है कि हमेशा हायरार्की का जो सीक्वेंस बताया गया वही फॉलो हो रहा हो। नीड्स क्लासिफिकेशन इज समवॉट आर्टिफिशियल आर्बिट्रेरी है। ह्यूमन नीड्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू नीड वाटर टाइट कंपार्टमेंट। तो सिंपल शब्दों में नीड क्लासिफिकेशन जो है वो एक डायनामिक अप्रोच है, सब्जेक्टिव है, अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, हायरार्की हमेशा फिक्स नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई क्रिएटिव पर्सन है, क्रिएटिव पर्सन मतलब जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो लोग डांस में है, उनको पैसे उतने मायने नहीं करते, उनको चाहिए कि उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको चाहिए कि जैसे वो वीडियो बना रहे हैं उस पे व्यूज आए। ठीक है, डेफिनेटली उससे पैसा भी मिलेगा उनको, पर उनको चाहिए रिकॉग्निशन कि यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा डांस बहुत अच्छा है, तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है। तो उनको क्या चाहिए? उनको रिकॉग्निशन चाहिए। ठीक है, और मैस्लो ने जो ये थ्योरी दी है बहुत छोटे सैंपल के बेसिस पे दी है, तो वो भी एक फैक्टर है यहाँ पर। और कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है कि नीड इज सेटिस्फाइड, इट लूजेस मोटिवेशन फोर्स। और कोई यहाँ पर डेफिनेट फोर्स नहीं है कि आप एक बार आपको पैसा मिल गया तो अब उसके बाद आपको पैसा कभी मोटिवेट नहीं कर सकता। हो सकता है ना, मान लो कि यहाँ साइकोलॉजिकल नीड में आपको अच्छा पैसा मिल रहा है किसी कंपनी में, और दूसरी कंपनी आई, आपका ये सब नीड पूरा होते जा रहा है उस कंपनी में, पर कोई दूसरी कंपनी आई वो आपको बोली, मान लो आप इस लेवल पे हो, अभी अभी के लिए आप इस लेवल पे हो, कोई दूसरी कंपनी आई बोली मैं आपको ज्यादा पैसा दूंगी, यहाँ जो पैसा मिल रहा है उससे भी ज्यादा पैसा दूंगी। तो आपको लग रहा था कि यार मैं तो सेटिस्फाई हो गया, इतने पैसे में मेरा घर एक नंबर चल रहा है, लग्जरी है, मेरे पास सारा कुछ है, मेरे पास ब्रांड्स है, मेरे पास आईफोन है, एवरीथिंग आई हैव। पर इससे ज्यादा पैसा मिल गया तो अब आप सोचे यार मैं तो बंगला भी ले लूंगा बांद्रा में, सबसे मोटी जमीन है वहां तो, ठीक है, मैं तो वो भी कर लूंगा। तो आपकी नीड फिर से पैसे से ड्रिवन हो गई, फिर से साइकोलॉजिकल नीड से क्या हो गई? ड्रिवन हो गई। तो जरूरी नहीं है
कि आपका एक बार वो चीज सेटिस्फाई हो गया तो अब वो अपनी मोटिवेशनल फोर्स खो देगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा पैसा मिलने से आपको फिर से जीरो पे लाके खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। द थ्योरी प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर द स्टडी ऑफ मोटिवेशन। तो सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरह ये थ्योरी काम करती है। चलो, हर्सबर्ग मॉडल जो है वो मैस्लो से ही डिराइव था। 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स के उस पे यूनाइटेड स्टेट्स में ये सैंपल जो है वो कंडक्ट किया गया था, बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया था 200 लोगों के साथ में। These factors do not provide satisfaction to the employee, but these absenteeism will dissatisfy them, और इसको हम लोग dissatisfiers बोलते हैं। तो देखो हर्सबर्ग ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जैसे मान लो मैं तुम लोग को बोलता हूँ ना एग्जाम में, जैसे मान लो तुम्हारा इंटर का एग्जाम होता है, इंटर वाले बच्चों को मैं बोलता हूँ कि बच्चों फॉर्मेट बना के आना और जर्नल एंट्री में नरेशन लिख के आना, मैं उनको ऐसा बोलता हूँ। क्यों? अगर आप नरेशन लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं, एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलते नरेशन लिखने के। पर अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, समझ रहे हो? नरेशन लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर नरेशन नहीं लिखे तो मार्क्स कट जाएंगे, तो मार्क्स कट जाएंगे, है ना? तो इसी को बोलते हैं डिससैटिस्फायर्स, कि अगर कोई चीज पर्टिकुलर चीज, मैं बताऊंगा क्या होता है। पर्टिकुलर चीज अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉइज को कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होने लग जाएगा, है ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर वो नहीं है तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो वाटर कूलर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वाटर कूलर है, तो उससे क्या एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा क्या? यार इसके यहाँ तो वाटर कूलर है यार, मैं यही काम करूंगा, बहुत अच्छी कंपनी है, वाटर कूलर रखती है अपने पास, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर ये वाटर कूलर नहीं हुआ तो एम्प्लॉय आपकी कंपनी छोड़ के जरूर जा सकता है कि यार पानी की फैसिलिटी नहीं है यार, कौन काम करेगा ऐसे इन्वायरमेंट में, तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। वाटर कूलर होने से कोई मोटिवेट हुआ क्या? नहीं। पर वाटर कूलर नहीं होने से डिससेटिस्फाई हुआ क्या? हाँ। तो उसको बोलते हैं डिससेटिस्फायर्स। तो देखो यहाँ पर उन्हें कुछ एग्जाम्पल दिया कि क्या आपके मोटिवेटिंग फैक्टर है और क्या आपके डिससेटिस्फायर्स है। तो देखो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती है? कोई अचीवमेंट, रिकॉग्निशन हो गया, एडवांसमेंट प्रमोशन हो गया, ग्रोथ हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, वर्क इटसेल्फ, तो ये सारी चीजें क्या है आपकी मोटिवेटिंग फैक्टर है। जबकि ये सारी चीजें आपकी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन कैसी है, इंटर रिलेशनशिप कैसा है सबॉर्डिनेट सुपरवाइजर के साथ में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है पीयर्स के साथ में, टेक्निकल सुपरविजन कैसा है, ये सारी चीजें क्या है, ये सब आपके कौन से फैक्टर्स हैं? मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं, ठीक है। On the other hand, motivational factors are intrinsic part of job. Any increase in this factor will satisfy employee. मेरे को बताओ अगर ये सारी चीजें हुई तो मोटिवेट होगे ना? हाँ होंगे। पर बताओ बट अ डिक्रीज इन दिस फैक्टर्स विल नॉट कॉज डिससेटिस्फैक्शन। इसमें से डिक्रीज हुआ तो कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। इस डायग्राम से समझो आप, ये देखो satisfaction and dissatisfaction are interdependent rather than opposite sense of same continuum। अब देखो जैसे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं तो इसको समझना ध्यान से। अगर आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, हाँ बिल्कुल मिलेगी। आपका प्रमोशन हो गया, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना? ये उनका कहना था। पर अगर मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, तो आपको नो सेटिस्फैक्शन होगा, डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, नो सेटिस्फैक्शन होगा। भैया पर ये तो गलत है, अगर भैया मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो मैं डिससेटिस्फाई होऊंगा। अरे सुनो मेरी बात, प्रमोशन वाला मुद्दा ही नहीं है कंपनी में, ये बोलना चाह रहा है। बोलना चाह रहा है कि प्रमोशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो सोचो प्रमोशन जैसी चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हाँ तो इससे डिससेटिस्फेक्शन होगा क्या? नहीं। ठीक है, मैं जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रहूंगा, बाकी लोग भी उसी पोजीशन में रहेंगे, तो कोई प्रमोशन वाला मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर। पर अगर प्रमोशन वाला मुद्दा है तो क्या आप मोटिवेट होगे? बिल्कुल होंगे। अगर हम प्रमोट हुए तो हम मोटिवेट होंगे, ठीक है। जबकि हाइजीन फैक्टर, हाइजीन मतलब मान लो वॉशरूम, अगर वॉशरूम है, अगर वॉशरूम है तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। वॉशरूम है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या मोटिवेशन होना? इसमें मोटिवेट हो जाओगे क्या? वाह यार कंपनी में तो वॉशरूम है, मैं मोटिवेट हो गया, ऐसा नहीं होता। पर अगर वॉशरूम नहीं है, पर अगर वॉशरूम नहीं है तो क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो यही बोलना चाह रहा है कि मान लो मोटिवेशनल फैक्टर है तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप मोटिवेट होगे। पर अगर मोटिवेशनल फैक्टर है ही नहीं कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, नो सेटिस्फैक्शन, कांस्टेंट रहेंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हाइजीन फैक्टर, जैसे किसी हम लोग मेंटेनेंस फैक्टर बोलते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर अगर है, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वाटर कूलर होना चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, नो सेटिस्फैक्शन। पर अगर नहीं है तो होगा डिससेटिस्फैक्शन। क्लियर? तो ये हर्सबर्ग की थ्योरी बोलती थी, ठीक है। अगर मैं एक शब्द में कंक्लूड करूं तो अगर आपके मोटिवेशनल फैक्टर हैं, अगर आपके मोटिवेशनल फैक्टर हैं तो आपको मिलेगा सेटिस्फैक्शन। क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और अगर मोटिवेशनल फैक्टर्स है ही नहीं, प्रमोशन जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो नो सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिंपल शब्दों में नो मोटिवेशन, नो मोटिवेशन। ओके, कोई मोटिवेशन ही नहीं है क्योंकि प्रमोशन जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। और मान लो आपके मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब वही वाटर कूलर, वॉशरूम,
ठीक है। अगर नहीं है तो आप हो जाओगे डिससेटिस्फाई। क्या हो जाओगे? डिससेटिस्फैक्शन होगा। और मान लो है, तो ठीक है, होना भी चाहिए। नो सेटिस्फैक्शन, इससे कोई सेटिस्फैक्शन मिलेगी क्या? वाटर कूलर है, क्या इससे मोटिवेट हो जाऊं? वॉशरूम है, क्या इससे मोटिवेट हो जाऊं? नहीं। तो ये आपका मोटा मोटा कॉन्क्लूजन है। क्लियर? कि अगर मोटिवेशनल फैक्टर है आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अगर मेंटेनेंस फैक्टर नहीं है आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है नो सेटिस्फैक्शन, अगर मेंटेनेंस फैक्टर है नो सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये देखो। क्लियर? चलो, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि थ्योरी जो है वो 200 अकाउंटेंट और इंजीनियर पे बेस्ड है, क्रिटिसिज्म बता रहा है ना। 200 अकाउंटेंट इंजीनियर पे बेस्ड है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मतलब बहुत छोटा सैंपल साइज हो गया। ठीक है, देयरफॉर द थ्योरी इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। द इंटरव्यूअर मेथड यूज्ड बाय हेजनबर्ग सफर अ बायसनेस। तो इंटरव्यू मेथड में बायसनेस हो सकती है। जब आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हो तो वो पर्सन कौन इंटरव्यू ले रहा है और कौन दे रहा है वो आपस में बायसनेस शेयर कर सकते हैं। अप्रोच जो हाईली सब्जेक्टिव नेचर थी और एम्पेरिकल वैलिडिटी ऑफ थ्योरी जो है वो डाउटफुल है अभी भी। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंटेनेंस फैक्टर मोटिवेशनल फैक्टर फिक्स नहीं है। एक पर्सन के लिए जो मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है दूसरे के लिए वो मेंटेनेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो गर्ल्स की बात करते हैं, तो गर्ल्स जो है उनको प्रॉपर क्लीन वॉशरूम चाहिए होता है। दे आर वेरी मच व्हाट पर्टिकुलर अबाउट हाइजीन। ठीक है, बॉयज को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तुम लोगों को पता है, थोड़ा बॉयज कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, है ना। पर गर्ल्स के केस में ऐसा नहीं है, और गर्ल्स को डेफिनेटली प्रोटेक्शन भी चाहिए ना भाई, कि क्या बोलते हैं, मतलब आप कैसे भी वर्क उस पे इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकते हो। गर्ल्स को सोशल सिक्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है, उनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो उस केस में दे आर वेरी पर्टिकुलर, है ना। तो अब समझो इस बात को कि उनके लिए वो मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है, यस इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर हाइजीनिक वॉशरूम्स होने चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज गर्ल्स के लिए बहुत पर्टिकुलर है और उनको वो चाहिए, है ना। और बॉयज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, है ना, इन चीजों में। तो अब ये बिकॉज ऑफ द नेचर, ह्यूमन नेचर, तो इस वजह से वो उनके लिए मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है, बॉयज के लिए मेंटेनेंस फैक्टर हो सकता है। बॉयज के लिए क्या हो सकता है? मेंटेनेंस फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। द सेम फैक्टर मे बी मोटिवेटिंग फॉर सम पीपल और मेंटेनेंस फैक्टर फॉर सम अदर पीपल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कंपैरिजन और मैस्लो हेजनबर्ग का क्या है? हेजनबर्ग थ्योरी एक्सटेंशन है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी का, ये मैंने आपको पहले बता दिया। बोथ मैस्लो और हेजनबर्ग मॉडल टेंड्स टू ओवर सिंप्लीफाई द मोटिवेशनल प्रोसेस। तो दोनों ने बहुत सिंप्लीफाई करके हमको बताया है मोटिवेशनल प्रोसेस कैसा वर्क करता है। अब देखो इसमें आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड को कंपेयर करोगे तो ये मोटिवेशनल फैक्टर हो गए, और आपका जो ये है एक्सेप्टेंस हो गया, एफिलिएशन हो गया, सिक्योरिटी सेफ्टी साइकोलॉजिकल हो गया, ये सारे आपके मेंटेनेंस फैक्टर से कंपेयर किए गए हैं। तो ये बस आप एक रीड करके आगे बढ़ोगे। फिर उसके बाद आपका मैकग्रेगोर मॉडल। मैकग्रेगोर मॉडल में क्या होता है? दो ऑल्टरनेटिव सेट्स ऑफ assumption माने गए हैं, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। ठीक है, थ्योरी एक्स बात करता है मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द assumption दैट, ये नेगेटिव टाइप का है। थ्योरी एक्स जो है वो नेगेटिव टाइप का है, तो आप इसको ऐसे याद रखते हो आप के एक्स नेगेटिव टाइप की या टाइप का, तो वैसे ही, क्योंकि अब वो आपके एक्स हैं तो डेफिनेटली वो नेगेटिव होंगे, इसलिए तो एक्स है, नहीं तो प्रेजेंट ही होते हैं ना आपके। तो अब इसको नेगेटिव टाइप का मान लो कि देखो एवरेज इंडिविजुअल वर्क करना अवॉइड करता है कि नहीं यार मेरे को काम नहीं करना है यार, उसको आलस आता है। एवरेज पर्सन एम्बिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहना चाहता है। ठीक है, एवरेज ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड होता है और इनडिफरेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए, मतलब अपने बारे में सोचता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, मोस्ट पीपल जो है नेचर बाय नेचर रेजिस्टेंस होते हैं टू चेंज, मतलब उनको अगर आप चेंज करने बोलोगे कुछ चीज, जैसे मान लो आपको बोला जाएगा कि यार अपने रूम का थोड़ा वो चेंजेस कर लो, थोड़ा पेंट वेंट कर लो अपने रूम में, तो आप बोलोगे अरे क्यों करना है, सब ठीक तो है, सब बढ़िया तो है, तो आप रेजिस्टेंस टू चेंज होते हो। एवरेज इंडिविजुअल गलिबल होता है और ब्राइट नहीं होता, और रेडी विक्टिम ऑफ स्कीमर्स होता है, मतलब सिंपल जब तुम्हें भोला बनने की कोशिश करता है। ठीक है, और थोड़ा भी ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता। ठीक है, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइज। ठीक है, देख रहे हो सारे नेगेटिव एजम्पशंस है, थ्योरी एक्स के अंदर सारे नेगेटिव एजम्पशंस है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पीपल, अब यहाँ बोला सिर्फ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्टिव एंटरप्राइज, प्रोडक्टिव एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्राइज को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। With respect to people, management involved directing their efforts, motivating them, controlling them actions and modifying their behavior to fit the need of the organization। तो बोल रहा है यहाँ पर भी सिर्फ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी। ठीक है, ये सारी चीजें करने के लिए डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, सुपरवाइजिंग, ये सब। और विदाउट एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ द मैनेजमेंट द पीपल वुड बी पैसिव। पैसिव मतलब काम नहीं करेंगे सिंपल शब्दों में। ठीक है, तो मैनेजमेंट जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक ये काम नहीं करेंगे। ये सब थ्योरी एक्स में लिखा हुआ है। द अबव assumption आर नेगेटिव इन नेचर, therefore theory x is conventional and traditional approach to motivational। ठीक है, अब उसके बाद थ्योरी एक्स हाईली सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होगा। लीडरशिप इज सच एन ऑर्गेनाइजेशन विल टेंड टू ऑटोक्रेटिक। वर्कर के पास वेरी लिटिल से होगा, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, इन्वॉल्वमेंट होगा डिसीजन मेकिंग में।
और क्लाइमेट जो थ्योरी एक्स के अंदर होगी विल बी इम्पर्सनल होगी एंड थ्योरी इंप्लाइज यूज ऑफ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। कैरोट एंड स्टिक अप्रोच क्या होती है? जैसे तुमने देखा है कि जैसे घोड़ा होता है, ठीक है, घोड़ा, ठीक है, तो घोड़े को चलाने के लिए जो उसके ऊपर बंदा बैठा रहता है, वो क्या करता है, एक हाथ में डंडी पकड़ लेता है और उस डंडी में लगा देता है कैरेट, ठीक है, ये देखो ये क्या है, कैरेट है, तो कैरेट लगा देता है, क्या लगा देता है, कैरेट। अब ये घोड़ा क्या करता है, अब ये घोड़ा क्या करता है, उसको लगता है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे को ये कैरेट मिलेगा। ये देखो, ये घोड़ा क्या करता है, इसको लगता है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे को एक कैरेट मिलेगा। तो ये है आपका मैनेजर, ये आपका मैनेजर और बोल सकते हैं मैनेजमेंट, और ये आपका वर्कर, ठीक है, ये आपका वर्कर है। तो वर्कर से काम कराने के लिए घोड़ा पैसिव रहेगा, बैठा रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो वर्कर से काम कराने के लिए मैनेजर को एक्टिवली इंटरवेंशन करना पड़ेगा, एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो इसलिए बोल रहा है हाईली सेंट्रलाइज एनवायरमेंट रहेगा यहाँ पर, लीडर जो है वो ऑटोक्रेटिक टाइप का होगा, और जो ये है वर्कर्स है उनका बहुत लिटिल से होगा, ठीक है। जबकि थ्योरी वाई उसके उल्टा बात करता है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइज इन इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एंड पीपल आर नॉट बाय नेचर पैसिव, पैसिव नहीं होंगे यहाँ पर लोग, रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड और रेजिस्टेंस नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बारे में भी सोचेंगे इन लोग, ठीक है। दे बिकम सो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, तो रिजल्ट्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन लोग अपने सीखते जाएंगे। मोटिवेशन, पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी फॉर अज्यूमिंग रिस्पांसिबिलिटी, readiness to direct behavior towards organizational goals are present in people, management does not pull them there, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में सबके अंदर खुद ही ये रियलाइजेशन रहेगी कि हाँ भाई इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो इस कंपनी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, इस कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। एसेंशियल टास्क मैनेजमेंट का क्या होगा कि सारे ऑर्गेनाइजेशन कंडीशंस को आप अरेंज करो और मेथड ऑफ ऑपरेशन सो दैट पीपल कैन अचीव देयर ओन गोल्स बेस्ट बाय डायरेक्टिंग देयर ओन एफर्ट्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मैनेजमेंट का ध्यान क्या रहेगा कि कैसे हम लोगों को इकट्ठा करके काम करवा सके जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो और उनका डायरेक्शन दे सके, मतलब डायरेक्टिंग का काम यहाँ पर होगा सिर्फ इनका। तो सिंपल शब्दों में जो थ्योरी एक्स में पढ़े उसका उल्टा है थ्योरी वाई, ये सब आप रीड करते हुए चल सकते हो। ये सारी एजम्पशन वो जो थ्योरी एक्स में ली गई उसकी अपोजिट है, उसके अपोजिट बस रीड करो, आगे बढ़ो। और फिर ये कंपैरिजन जो लास्ट में आपको देके रखा है, थ्योरी वाई रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडर्न और डायनेमिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। थ्योरी बाय कैरेक्टराइज्ड बाय डिसेंट्रलाइजेशन, ऑब्वियसली वहां सेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, जहां पर आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा होगा, पार्टिसिपेटिव होगा और टू वे कम्युनिकेशन होगा। डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन ट्रीटिंग पीपल एज अ चिल्ड्रन और मैच्योर। तो वहां पर थ्योरी एक्स में अपन बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बताओ, बच्चे खुद खाना खाते हैं? नहीं, हमको खिलाना पड़ता है। बच्चे खुद अपने कपड़े चेंज करते हैं? नहीं, हमको करवाना पड़ता है। तो हर चीज हमको बच्चों की खुद से करवानी पड़ती है, लेकिन जो मैच्योर होते हैं वो अपने सारे काम खुद कर लेते हैं, ठीक है। तो मैकग्रेगोर की थ्योरी को कैसे क्रिटिसाइज किया गया, बोला गया ओवर जनरलाइजिंग और सिंप्लीफिकेशन हो गया, सारे मैनेजेबल फिलोसफी स्टाइल्स और टू एक्सट्रीम कंडक्ट को क्या कर दिया गया, पूरा स्क्वीज आउट कर दिया गया। बोला गया कि सिर्फ यही दो चीजें हो सकती है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, जबकि देयर आर लॉट्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स कैन एग्जिस्ट, लॉट्स ऑफ मोटिवेशन थ्योरी कैन एग्जिस्ट, बट बहुत सारे मैनेजमेंट स्टाइल हो सकते हैं, पर उन्होंने बोला सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो थ्योरी एक्स पूरा नेगेटिव या तो थ्योरी वाई पूरा पॉजिटिव, ठीक है। मोस्ट पीपल बिलीव दैट थ्योरी वाई इज मोस्ट डिजायरेबल एंड प्रोडक्टिव। तो लोगों को लगता है थ्योरी वाई जो है वो ज्यादा अच्छी है, ऑब्वियसली एक्स तो बहुत नेगेटिव है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपका ईआरजी मॉडल है, देखो एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ। ये ना मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है ना, उसी से इंस्पायर्ड है। देखो, साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड आपकी एग्जिस्टेंस वाली नीड होती है। कौन सी वाली नीड होती है? एग्जिस्टेंस वाली नीड होती है। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। एग्जिस्टेंस नीड के अंदर क्या क्या आता है बताओ? ये आता है, ये आता है, बोथ आता है, नन ऑफ दीस, ठीक है। तो आपको बोथ टिक करके आना है। तो इस तरीके से आपको इसको याद करना है। एस्टीम नीड्स और सोशल नीड्स को मिलाओगे तो आपका रिलेटेडनेस नीड आ जाएगा, और आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड और एस्टीम नीड मिलाओगे तो ये आपकी ग्रोथ नीड होती है। तो बस यही बोला गया था इस ईआरजी मॉडल में, ठीक है। ईआरजी मॉडल में बस इतनी ही बात है, ये डायग्राम पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मैक्लीलैंड, ओके, मैक्लेलैंड, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, होप सो, ठीक है। तो अचीवमेंट मोटिवेशन मॉडल बाय मैक्लीलैंड। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बात की गई है पावर, एफिलिएशन और अचीवमेंट के बारे में, जो कि नाम ही क्या है, अचीवमेंट मोटिवेशन। क्या नाम है? अचीवमेंट मोटिवेशन। तो अचीवमेंट मोटिवेशन मतलब आपको चाहिए पावर, आपको चाहिए एफिलिएशन और आपको चाहिए अचीवमेंट्स। तो मैक्लीलैंड बिलीव दैट ईच पर्सन हैज अ नीड फॉर ऑल थ्री, मतलब हर व्यक्ति को अपने लाइफ में तीनों चीजें चाहिए, पावर भी चाहिए है, एफिलिएशन भी चाहिए और अचीवमेंट भी चाहिए। अदर नीड बट
and other needs, but that people differ in degree to which the various need motivate their behavior. तो यहाँ पर क्या होगा, डिग्री अलग अलग होगा कि किसको कितना मोटिवेशन के लिए कितनी कितनी चीजें चाहिए, मतलब कितना डिग्री ऑफ पावर चाहिए, कितना डिग्री ऑफ एफिलिएशन चाहिए, कितना डिग्री ऑफ अचीवमेंट चाहिए। ठीक है, तो देखो दीज नीड्स आर नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। तो ये तीन चीजें आपकी यहाँ पर आपको पढ़ के बस आगे बढ़नी है। द नीड फॉर अचीवमेंट विल फॉल बिटवीन नीड फॉर एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो सिंपल है, अचीवमेंट कब होता है, अचीवमेंट कब होता है, जब आपको या तो रिकॉग्निशन मिले, तारीफ हो आपकी और आपका प्रमोशन हो। तो ये जो अचीवमेंट है समहाउ एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बीच में फॉल करता है। ठीक है, हाई नीड high need achievers have a strong desire to assume personal responsibility for performing a task or finding a solution to a problem. High need achievers tend to set moderately difficult goals and task calculator risk. High need achievers have a strong desire for performance feedback. सिंपल शब्दों में ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको ना अपना रिस्क लेने में बड़ा मजा आता है, इनको चैलेंजिंग टास्क में मजा आता है। इनको आप चैलेंजिंग टास्क दो, क्योंकि इनको प्रमोशन चाहिए, तो ये चैलेंजिंग टास्क लेंगे और करेंगे। जैसे अपने पुलिस फोर्स में देखा है कि उनको कोई वो मिलता है, केस मिलता है, चैलेंजिंग केस मिलता है, वो केस को लोग एकदम स्पोर्टिंगली लेते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर उनको प्रमोशन भी मिलता है। तो इट वाज समथिंग लाइक दिस, उनको प्रमोशन चाहिए तो चैलेंजिंग टास्क से पीछे नहीं हटते। ठीक है, इफ मैनेजमेंट विशेस टू मोटिवेट इंडिविजुअल ऑपरेटिंग इन द अचीवमेंट लेवल, इट शुड असाइन देम टास्क दैट इन्वॉल्व अ मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ फेलियर। मतलब यहाँ पर चांसेस है कि आप उस टास्क में फेल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि टफ टास्क है, तो आपको टफ टास्क दिया जाएगा। ठीक है, डेलीगेट देम इनफ अथॉरिटी भी दो काम करने का, initiative in completing their task and give them periodic specific feedback on their performance. Clear? Okay. फिर उसके बाद नीड फॉर पावर। The need for power is concerned with making an impact on others, the desire to influence others, the ways to change people and the desire to make a difference in life. जैसे मेरे को याद आया पाताल लोक, मैंने देखा था एक वेब सीरीज, किसी यूपीएससी के इंटरव्यू में वो रेकमेंड किया गया था एक पर्सन के द्वारा जो कि अभी आईएएस ऑफिसर है। तो उन्होंने बताया था कि पाताल लोक इज अ वेरी गुड वेब सीरीज, तो मैंने देखी थी वो, इसी के ऊपर है, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर है। तो वो पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, एक बड़ा केस चाहिए था, उसको मिला भी और उसने पूरा सॉल्व भी किया। बहुत टेक्निकल केस था और उन्होंने पूरा सॉल्व भी किया। ठीक है, तो फिर उसके बाद उनको प्रमोशन भी मिला ऑब्वियसली। ठीक है, ओके। नीड फॉर पावर में क्या होगा, इज कंसर्न विद मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर, द डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर, द वे टू चेंज पीपल एंड द डिजायर टू मेक अ डिफरेंस इन लाइफ। तो पावर मतलब आप किसी की लाइफ में इम्पैक्ट डालना चाहते हो, इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। ठीक है, इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते हो और लीडर फॉलोवर रिलेशनशिप एक्सिस्ट करना चाहते हो, तब आपको पावर मिलेगी, है ना। तो अब देखो फॉल समवेयर बिटवीन द एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी सेल्फ और एक्चुअलाइजेशन के बीच में फॉल करता है क्योंकि पावर है। दे आर ऑफन परसुएसिव स्पीकर एंड डिमांड अ ग्रेट डील फॉर अदर्स। ठीक है, और फाइनली एफिलिएशन में क्या होगा, एज अ डिजायर टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन फ्रेंडली एंड वार्म रिलेशनशिप विद अदर। मतलब यहाँ पर आप अपने दोस्त बनाना चाहते हो, अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हो। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल चाहिए आपको लोगों से, मतलब आपको चाहिए कि लोग आपको एक्सेप्ट करें हु यू आर और आपको अप्रूव करें कि यस यू आर अ गुड पर्सन। ठीक है, tends to confirm wishes for those friends and companionship by value or give value and feeling to others. Okay. McLaren definite motive is similar to Maslow's theory. Limitations क्या है? The theory does not deal fully with the process of motivation, how it really takes place. तो यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं कि मोटिवेशन होता कैसे, उन्होंने बस तीन क्राइटेरिया बता दिए कि लोगों को तीन चीज चाहिए, पावर चाहिए, एफिलिएशन चाहिए, अचीवमेंट चाहिए। उन्होंने ये तो बताया नहीं ना कि मतलब कैसे होगा ये पावर, अचीवमेंट और ये एफिलिएशन वाला प्रोसेस, हाउ इट वर्क्स, ये उन्होंने नहीं बताया। और रिसर्च एविडेंस सपोर्टेड बाय अचीवमेंट थ्योरी फ्रेगमेंटेड और डाउटफुल है, मतलब प्रॉपर रिसर्च उन्होंने सब्जेक्ट दिया नहीं। फिर उसके बाद है तुम्हारा स्टैक एडम्स इक्विटी थ्योरी, जहां पर उन्होंने बोला मोस्ट पॉपुलरली नोन एज इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जहां पर एडम्स इक्विटी थ्योरी कॉल फॉर फेयर बैलेंस टू द स्ट्रक बिटवीन एन एम्प्लॉयज इनपुट एंड आउटपुट। मतलब सिंपल शब्दों में, अगर एक एम्प्लॉय जितना इनपुट दे रहा है उसको उतना आउटपुट मिलना चाहिए, और वो अपने आउटपुट कैसे डिटरमाइन करेगा, वो बाकियों से कंपेयर करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप एक ऑफिस में जाते हो जहां आपका 9 to 5 जॉब है, आपका फ्रेंड भी एक ऑफिस में जाता है जहां 9 to 5 जॉब है, आपका और उसके काम का डिफिकल्टी लेवल भी सेम है, आप और वो एक ही नेचर टाइप का काम कर रहे हो, सारी चीजें सेम है, आपकी सैलरी 10 लाख है, उसकी सैलरी 12 लाख है। तो ये हुआ क्राइटेरिया कि आप चेक कर रहे हो कि मैं भी उतना ही इनपुट दे रहा हूँ, वो भी इतना इनपुट दे रहा है, पर उसका आउटपुट ज्यादा है, मतलब उसको आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, सैलरी ज्यादा मिल रही है, मेरे को कम मिल रही है। तो आप क्या सोचोगे, मैं जॉब चेंज करता हूँ, मैं तो उसकी कंपनी ज्वाइन करता हूँ या कोई और कंपनी ज्वाइन करता हूँ जो उसके बराबर या उससे ज्यादा पैसा दे। तो दिस इज द क्राइटेरिया, आप इस तरीके से कंपेयर करोगे एडम्स इक्विटी थ्योरी के अंदर। देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड एक्सचेंज रिलेशनशिप डिराइव फ्रॉम इट एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी इन अ बेटर वे। देखो जैसे कि ओवरपेड इनइक्वालिटी, ये क्या होता है समझना, जो पर्सन है उसको ज्यादा सैलरी मिल रही है सेम इनपुट में बाकियों के कंपैरिजन में, तो वो कौन है, ओवरपेड है। ओवरपेड है, जैसे कि यहाँ देखो इसको मिल रहा है 50 रुपए,
5 आउटपुट के लिए, 5 इनपुट के लिए, और बाकी लोगों को मिल रहा है 40 रुपए 5 इनपुट के लिए। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। आउटपुट मतलब सैलरी मान लो, इनपुट मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स मान लो, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसको 50 रुपए मिल रहा है 5 यूनिट्स बनाने के लिए, इसको इनको, और बाकी लोगों को, बाकी सब लोगों को 40 रुपए मिल रहा है 5 यूनिट्स बनाने के लिए। तो बाकी लोगों को 8 रुपए मिल रहा है पर यूनिट, इसको मिल रहा है 10 रुपए पर यूनिट। तो अब समझो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ, फटाफट से बताओ। यहाँ पर ये हुआ ओवरपेड, जो पर्सन है वो कौन है, ओवरपेड है। जबकि अंडरपेड में क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा, इसको कम मिल रहा है, 40 रुपए मिल रहा है 5 यूनिट का, और बाकियों को 50 रुपए मिल रहा है, तो ये हुआ अंडरपेड। ये पर्सन कौन हुआ, अंडरपेड हुआ, कम पैसा मिल रहा है उसको पर यूनिट, पर यूनिट उसको कम पैसा मिल रहा है, ठीक है। और इक्वल पेड में क्या होगा, इक्विटी में आपको बाकियों को और आपको सबको सेम मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, इफ समवन थिंक दैट दे आर ट्रीटेड फेयरली दे कंट्रीब्यूट मोर, इफ नॉट दे परफॉर्म वेल, दे वोंट परफॉर्म वेल एट ऑल। तो सिंपल शब्दों में अगर किसी पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार मेरे को तो यार अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मेरे को तो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। उसको लगेगा पार्शियलिटी हो रही है, और जब आपको ऐसा लगता है पार्शियलिटी हो रही है तो आप अच्छे से काम नहीं करते, ठीक है। तो ये वाली बात होती है। जैसे मान लो स्कूल में टीचर्स के कुछ फेवरेट बच्चे होते थे, और उन फेवरेट बच्चों को मिलती थी प्रायोरिटी, और आपको लगता था टीचर पार्शियल है, आपको लगता था टीचर पार्शियल है, तो आप उस पर्टिकुलर टीचर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि आपको पार्शियलिटी वाली फीलिंग आती थी। वहां पर आप उतना ही कर सकते हो, जबकि आप ऑफिस में क्या करोगे, अच्छे से काम नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा पार्शियलिटी हो रही है मेरे साथ। तो देखो, आप इनपुट सम कॉमन वंस और आउटपुट आप पढ़ते हुए चलोगे, ठीक है। Adam's equity theory of motivation has become popular among organization as it help HR think and set better decision making। तो ये HR को हेल्प करता है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। अब विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या बोलती है, विक्टर ब्रूम जो है उन्होंने स्ट्रेस किया और फोकस किया आउटकम्स पे, नॉट ऑन नीड्स लाइक मैस्लो और हेजनबर्ग। तो उन्होंने आउट किस पे फोकस किया, आपके आउटकम्स पे फोकस किया। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी स्टेट दैट एम्प्लॉय मोटिवेशन इज द आउटकम ऑफ हाउ मच एन इंडिविजुअल वांट अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब बैलेंस, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। द असेसमेंट दैट द लाइक्लीहुड दैट एफर्ट्स विल लीड टू परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी एंड बिलीव दैट परफॉर्मेंस विल लीड टू रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। तो तीन चीजों पे ये थ्योरी डिपेंडेंट है, विक्टर रूम की थ्योरी तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। एक है बैलेंस, दूसरा एक्सपेक्टेंसी, तीसरा इंस्ट्रूमेंटैलिटी। पहले आपको मैं तीनों का मीनिंग समझाता हूँ। पहले आप ये समझो एक्सपेक्टेशन क्या होता है। एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि आप, जब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जब आप एफर्ट्स लगाओगे तो उससे कुछ परफॉर्मेंस होगी, आप जब एफर्ट्स लगाओगे तो कुछ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, आपके एफर्ट से आपको कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये होता है आपका क्या, एक्सपेक्टेशन, कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप एफर्ट्स लगाओगे तो कुछ आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब होता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि जो परफॉर्मेंस मिलेगी उसका कुछ आउटकम होगा, मतलब जो परफॉर्मेंस मैं करूंगा उससे मेरे को कुछ आउटकम मिलेगा। एग्जांपल से समझो, मान लो कि आपका ना वेट बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, दिन भर बैठ के पढ़ते रहते हो तो वेट बढ़ रहा है आपका। अब आपको लग रहा है नहीं मेरे को अपना वेट कम करना है, तो आप क्या सोचते हो, चलो ठीक है अब से मैं ना वो करूंगा, रनिंग करूंगा डेली, ठीक है, मॉर्निंग और नाइट में मैं रनिंग करूंगा, ठीक है। तो आपने सोचा मैं एफर्ट्स डालूंगा, एफर्ट्स मतलब रनिंग, और ये इससे कुछ परफॉर्मेंस जनरेट होगी, यस ऑब्वियसली रनिंग इज द परफॉर्मेंस। अब उस परफॉर्मेंस का कुछ आउटकम होगा, होना चाहिए, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटैलिटी। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, जहां पर आपका परफॉर्मेंस से कुछ आउटकम निकलेगा। क्या आउटकम निकलेगा, आपका वेट लूज होगा, आपका वेट लूज होगा। और फिर बैलेंस का मतलब होता है उस आउटकम से आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो आप कर क्यों रहे हो, क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। क्या रिवॉर्ड, वेट लॉस होगा। रिवॉर्ड क्या होगा, वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, समझे। तो देखो एक्सपेक्टेशन मतलब कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप एफर्ट्स डालोगे तो कुछ परफॉर्मेंस जनरेट होगी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब उस परफॉर्मेंस से कुछ आउटकम बाहर निकलेगा। और फाइनली बैलेंस का मतलब उस आउटकम का आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी विक्टर ब्रूम की थ्योरी। बस यही तीन चीजें उस थ्योरी के अंदर है, बाकी बेसिक बेसिक बातें हैं। एक्सपेक्टेशन थ्योरी कॉन्सेंट्रेट की है तीन रिलेशनशिप में, एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, एफर्ट डालने से परफॉर्मेंस निकलेगा, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, उस परफॉर्म से हमको रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड जो है वो पर्सनल गोल रिलेशनशिप को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पोटेंशियल रिवॉर्ड फॉर इंडिविजुअल। मोटिवेशन में बैलेंस इनटू एक्सपेक्टेशन इनटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी, मतलब इन्होंने बोला मोटिवेशन है तीन चीजों से डिराइव होगी, बैलेंस इनटू एक्सपेक्टेशन इनटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी। फिर से बोलो, एक्सपेक्टेशन मतलब आप एफर्ट्स डालोगे तो कुछ परफॉर्मेंस जनरेट होगी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी मतलब उस परफॉर्मेंस से कुछ आउटकम निकलेगा, और बैलेंस मतलब उस आउटकम का कुछ रिवॉर्ड आपको मिलेगा, उस आउटकम का कुछ रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो ये चीज बस आपको पढ़ के चलनी है। बाकी एडवांटेज, लिमिटेशन और इम्प्लीकेशन आप एक बार रीड करके चलना, और इसके साथ आपका ये वाला पूरा चैप्टर हो जाता है बच्चों समाप्त। ओके, तो ये आपका लास्ट चैप्टर था लीडरशिप। इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जितनी चीजें मैं हाईलाइट की है वो तो आपको अच्छे से याद रखनी ही रखनी है, और बाकी सारी चीजें आप एक बार रीड करके आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। ओके, तो इसके साथ आपका पूरा मैनेजमेंट का जो आपका कार्यक्रम था
वो आपका होता है यहाँ पर समाप्त फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स बच्चों। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।